अनुभूति लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव डिटेल में। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं वैद्य एला त्रिपाठी जी रसल, जिनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। मैम फाउंडर हैं श्री आर्य विश्व क्लिनिक की, जो कि पुणे और सातारा में स्थित है। और मैम, हम लोग चाहेंगे कि आप पीसीओडी के बारे में हम लोगों को मार्गदर्शन करें। और सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मैम कि पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि पॉलीसिस्टिक का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब मल्टीपल, मेनी, और सिस्ट मतलब जो छोटे छोटे गांठ हो जाती है उसको बोलते हैं सिस्ट। अगर हम नॉर्मल लेवल में बोले कि सिस्ट का मतलब क्या होती है, तो गांठ होती है, ग्रंथि होती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब हो गया कि गांठ से रिलेटेड, मतलब ग्रंथि से रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर एक लेडी को जो प्रॉब्लम आ जाती है, लड़कियों को जो प्रॉब्लम आ जा रही है आजकल के टीनेज में। तो ये दिक्कत अभी इस जनरेशन को ही क्यों हो रही है, और अभी तक ये सबको ही पता चल गया है इसके बारे में कि 90s के बाद से ये ज्यादा जनसंख्या में लोगों को हो रही है। और अभी इंडिया में रिसर्च की गई तो उससे ये पता चला कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज्यादा केसेस जो है इंडिया में आती हैं, और बाकी कंट्रीज में तो और भी ज्यादा है। तो ये ऐसा क्यों है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अभी ज्यादा बढ़ गई है, और पहले इसके बारे में कोई शोध नहीं किया गया, रिसर्च नहीं की गई है। पहले ये समस्या नहीं थी, अब ज्यादा हो गई। तो उसके बाद आज के सेशन में मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि हम नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन दें, जो पहले से लोगों को पता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब क्या है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है कि स्मॉल सैक फ्लूइड जो होते हैं, वो ओवम जो अपना मेच्योर होकर हर बार ओवुलेशन के थ्रू बाहर आता है, और उसके बाद वो फर्टिलाइज होता है। उसकी कंडीशन है कि कंसेप्शन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंसेप्शन होती है तो वो चीज बेबी के थ्रू तैयार होती है, और नहीं होता है तो वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो हो जाती है, मतलब जो सारा ब्लड है वो आपके बॉडी से बाहर आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो ये एक अपने पीरियड, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल इस चीज को पूरा एक सर्कुलेट करती है। तो ये चीज किस किस चीजों पे फैक्टर है, और ये कॉज क्या है इसका, हम ये देखेंगे। इसके सिम्टम्स क्या है और इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, हम ये देखेंगे पहले। तो पहले मैं बता दूं कि फैक्टर्स पे किस पे डिपेंड करता है कि आपको पॉलीसिस्टिक, मतलब किसी भी लेडी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है। जैसे कि पहले एक सबसे ज्यादा जो फेमस इस चीज के लिए है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल। ये दो चीज पे फेमस है कि हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल पे ये चीज ज्यादातर होती है लेडीज को। और अभी क्यों कर रही है, क्योंकि हर एक जो लेडी है उसके करियर के वाइज उसकी लाइफस्टाइल कैसे रूटीन चेंज होती है। इवन लड़कियों को ये दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि उनके एग्जाम, कॉलेज सेशन और बहुत सारी चीजों की वजह से उनका रात में जगना जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से ये चीज हो सकती है। फिर आपकी डाइट कैसी है, ये डिपेंड करता है। तो LH FS ये सारे जो हार्मोन ओवुलेशन के टाइम काम आते हैं आपके, जो एक प्रॉपर बैलेंस रहता है, जो ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि लोग देखते हैं कि मोटापा बढ़ जाता है। अभी पीसीओडी हुआ है, एक सिस्ट हुई है, वहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो ये चीज आपके मोटापे को कैसे प्रोड्यूस करिए, मतलब ये ट्रिगर मोटापे को कैसे करिए। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है सभी लेडीज को। इवन जो पेशेंट्स आते हैं वो यही पूछ रहे थे कि हमारा मोटापा कैसे बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम की जो एलोपैथिक में बोला गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है इंसान। अभी ये क्या चीज है, आपके पैनक्रियास से इंसुलिन जो है, आप जब भी जो भी खाना खाते हैं उसकी वजह से इंसुलिन बनता है बॉडी में, और आप फैट मेटाबॉलिज्म होता है। पर अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंट का मतलब क्या हो कि आपके सेल को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमें यूज करना है इंसुलिन को, और वो बार बार ट्रिगर करते रहते हैं कि हम इंसुलिन को, और भी हमें डिमांड करते रहते हैं। तो बॉडी को समहाउ उस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं तो बांटना ही है, शरीर में तो जाना है, आपने तो इनटेक कर लिया खाने का, और आप उसके रेजिस्टेंट होने के बाद से वो आप उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, या फिर आपके बॉडी के थ्रू बाहर नहीं चीज आ रही है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ना वो स्वेट के फॉर्म में आ रही है, आपका पेट नहीं साफ हो रहा है तो ना वो क्लियर हो रहा है मल के भाग में। दूसरी चीज वो है कि आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो भी कितना काम कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आपका इंसुलिन का लेवल, आपका शुगर का फैट, सब चीज लेवल हो जाती है। ये सारी बॉडी का सिस्टम ही बनाया गया है कि आपका जो भी मल भाग है वो इसके थ्रू बाहर आ जाए। लेकिन ये चीज नहीं हो पाती तो वो मोटापे के रूप में बढ़ने लगती है। दूसरा ये होता है कि एक इंसान का नेचर, कि वो कितना टेंशन ले रहा है उस चीज को लेके, मतलब उसको कैसी, उसकी लाइफ सर्किल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। व्याधि को आयुर्वेद में क्या बताया है, आयुर्वेद की तरफ भी हम जाएंगे कि आयुर्वेद में व्याधि के लिए दो चीजें बताई, एक शारीरिक होती है और एक मानसिक होती है।
तो ये व्याधि इसके बाहर की कोई चीज नहीं आएगी। और आयुर्वेद में इसका कोई टर्म नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए चीज नहीं बताई, ऐसा नहीं है। हमारे सारे आचार्यों ने शारीर स्थान में जो है औरतों की जितनी भी समस्याएं हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको अलग अलग हर एक चीज को नाम देके पैटर्न वाइज में बताया हुआ है। और ये सारी चिकित्सा, जो भी ये चिकित्सा की जाती है, वो योनि व्यापक के अंदर आती है। मतलब आपकी योनि के रिलेटेड जो भी सारी समस्याएं हैं, चाहे आपका वो आर्तव है, आर्तव मतलब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड होता है, उसको आयुर्वेद में ये बोला जाता है, आर्तव बोला जाता है या रज बोला जाता है, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स। तो बैक टू फिर से हम आएंगे कि मॉडर्न वाले इसको पता कैसे करते हैं। आयुर्वेद के बारे में हम सेकंड सेक्शन में लेंगे कि कैसे आयुर्वेद में इसका क्या हुआ है और कैसा है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये चीज आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हुई है या सिंड्रोम हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर है कि आपकी बॉडी में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या दिख रहा है। सिस्ट ज्यादा है आपकी बॉडी में, जब भी कभी सोनोग्राफी होती है तो पेशेंट्स जब रिपोर्ट लेके आते हैं तो वो दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि एक बोला जाता है, एक मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि एक पर्ल नेकलेस टाइप की अपीयरेंस, मतलब मोतियों की माला जैसी, छोटी छोटी माला जैसे सिस्ट वैसे बन जाते हैं आपके यूट्रस में। और ये चीज आपको दिखाई देने लगती है कि ये क्या चीज है, मतलब उसकी वजह से ये क्यों हो रहा है। तो वो सिस्ट जो एक ओवल्यूशन होने के लिए एक पर्टिकुलर साइज लगती है, 20 से 22 की साइज लगती है एग पे, तब वो ओवल्यूट होता है और वो रैप्चर करके बाहर आता है, और ऐसे पीरियड की साइकिल चलती रहती है। ये चीज नहीं हो पाती। दूसरा एंड्रोजन इफेक्ट क्या है? एंड्रोजन इफेक्ट मतलब क्या है कि जो मेल हार्मोन्स है वो आपके बॉडी में ज्यादा सिक्रेट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, या फिर एक्ने, पिंपल्स, ये ऑयली स्किन होना, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। और लेडी को क्या होता है कि जब उसकी साइकिल डिस्टर्ब होती है तो वो ओवरऑल भी पूरे डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। उसको इस बात के ऐसे एक ट्रिगर रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि क्या मेरे पीरियड्स अभी नॉर्मल आने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के पीरियड्स, हर एक लेडी के पीरियड्स अलग अलग टाइप का होता है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होगा, लेकिन हर एक बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, जो आयुर्वेद बोलता है कि आपकी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार पीरियड्स भी आते हैं। तो इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। प्लस हम इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अब पहले हम इन्वेस्टिगेशन की बात ये कर लेते हैं कि यूएसजी करते हैं। तो यूएसजी मैंने बताया जैसे सिस्ट छोटे छोटे पाए जाते हैं। दूसरा आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा है, फास्टिंग और बीपी जब करते हैं तो ब्लड शुगर अगर दोनों में भी बढ़ा हुआ है तो ये एक बात इंसुलिन की चीज इंडिकेट करती है कि शुगर बढ़ा हुआ है नॉर्मल लेवल से, एक किसी भी लेडी में। तीसरी जो रहती है प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी देखते हैं। थायराइड में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो थायराइड हार्मोन के भी एक लेवल चेक किया जाता है। फिर एफएसएस और एलएच का रेशियो निकाला जाता है, इस हार्मोन के ओवुलेशन के टाइम में क्या ये रेशियो सही है। अगर ये सारी चीजें वन बाय वन, ये सारी चीजें आपके इन्वेस्टिगेशन रहेगी और सब में अगर ये आया कि आपका सारा डिसबैलेंस है, तब वो लेडी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में कैटेगरी में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिर्फ और सिर्फ जिसको ऐसे सिस्ट दिख गई या छोटी साइज सिस्ट है उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक ये सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं और उस लेडी को रेगुलरली या इरेगुलर उसके पीरियड्स नहीं आते रहते हैं, बिल्कुल भी ना आए, उसके बाद उसके वेट गेन और ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है कि बाल का ज्यादा, पिंपल्स ज्यादा आना, एक्स्ट्रा है फेशियल हेयर ग्रोथ, ये सारी चीजें जब डिफेक्ट करें, वो मुझसे मूड स्विंग ज्यादा हो, चिड़चिड़ कर रही है लेकिन कभी कभी वो चिड़चिड़ रुक जाती है उसकी, तो ये सारी चीजों में देगा है। और पहले ये डिजीज नहीं थी, ऐसा नहीं था। पहले की लाइफस्टाइल अभी के जैसे जैसे जनरेशन वाइज है वैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, आपका खान पान चेंज हुआ है। एक्स्ट्रा सॉल्टी फूड, जंक फूड्स, ये सारे के सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जंक फूड ना खाएं, क्योंकि उसका जो पीएच लेवल और आपके जो पेट का पीएच लेवल है उससे क्या चीज मैच करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितना गर्म खा रहे हैं, आपके स्टमक का टेम्परेचर कितना है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। वो गर्म पानी पीने लगते हैं कि मेरा पेट साफ होगा, या फिर पेट साफ होना ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये बात लोगों को अमूमन पता ही नहीं होती कि इसकी वजह से भी मुझे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाता है, या फिर जितनी बीमारियां, अलग बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो अब हम आयुर्वेद की तरफ जाएंगे। ये था मॉडर्न का वो हार्मोनल लेवल ट्रीटमेंट, और उनके हिसाब से वो बेस्ट ट्रीटमेंट अपनी जो भी वो देते हैं। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक व्यू पे। आयुर्वेद में क्या बताया है, तो आयुर्वेद के पहले जो है, पहला मूल हम देखेंगे कि आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है, कि क्या बोलता है आयुर्वेद की पीसीओडी नाम की कोई व्याधि लिखी है क्या, या फिर सिर्फ उसका सिनोनिम। हम क्या चाहते हैं, कोई व्याधि अगर मॉडर्न वाले ने बताई तो हमें चाहिए कि हम आयुर्वेद का जो है सिनोनिम भी जान लें कि इसमें पर्टिकुलर वही चीज दी हुई है कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आयुर्वेद जो है आपका मूल सिद्धांत पे काम कर रहा है, मतलब त्रिदोष सिद्धांत पे काम कर रहा है। और दूसरा है आपका सप्त धातु। अब ये त्रिदोष सिद्धांत क्या है, वात पित्त कफ क्या है, वात दोष क्या है, पित्त दोष क्या है, कफ दोष क्या है, तो ये हम एक एक छोटे से शॉर्ट में देख लेंगे कि इन तीनों का क्या मूल सिद्धांत है। और यहाँ पे मेरा इस बारे में बोलना क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है।
तो ये बताना कितना इंपॉर्टेंट है। और इस सिद्धांत की वजह से इन दोष, जो दोष का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे बॉडी पूरी आपकी चल रही है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इस साइंस के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी बॉडी पूरी चल रही है। और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, सप्त धातु है आपके, वो कैसे हेल्प आउट करते हैं आपके पूरे बॉडी एक सिस्टम को काम करने में। तो ये सारी चीजें पे फोकस करेंगे। तो अभी सप्त धातु भी हो गया, जैसे रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस हो गया, रस क्या है आपका, रस मतलब आहार रस, जैसा आप खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बनती जाती हैं। रस से बनेगा रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये अमूमन सारे ही वैद्यों या फिर जो भी स्टूडेंट आयुर्वेद का, उसको ये पता रहती है कि ये अपना बेसिक ये प्रिंसिपल है। पर लोगों को ये चीज पता नहीं है, उनको लगता है कि ये ब्लड होता है, फिर मसल होती है, सारी चीजें ये आपके समझने के लिए बताई जाती है चीजें, कि नहीं ये टिश्यू है, ये ऐसे ग्रोथ है। तो ये एलिमेंट्स बॉडी के जो धातु और दोष जो भी, और सप्त धातु, इन दोनों को जब बैलेंस होता है तब बॉडी अपना ओवरऑल अच्छा काम करती है। और पीसीओडी का मतलब पर्टिकुलरली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सिर्फ हमको काम करना, ये कभी नहीं समझना चाहिए। पीसीओडी का मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी है, पूरे बॉडी सिस्टम का हेल्थ कैसा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे। ऑलरेडी मॉडर्न ये बोला हुआ है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये चीज शारीरिक और मानसिक, ये व्याधि का, एक व्याधि इससे बाहर नहीं होती। आयुर्वेद में बताया है कि व्याधि जो है ये दो जगह ही हो सकती है, आपको शारीरिक और मानसिक होती है। अभी शारीरिक में आपके सारे अवयव आ गए, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ गया आपका, उसमें नर्वस सिस्टम भी आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड जो आ गए आपके, फिर पैनक्रियाज उसमें कितना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना काम कर रहा है, वो सारी चीज आ गई। तो धातु का पहले मैं वो करूंगी, वात दोष क्या होता है। वात दोष का एकदम शॉर्ट में अगर आप एक आम लैंग्वेज में समझना चाहें, संस्कृत की डेफिनेशन ना श्लोक सुनते हुए, कि नॉर्मल वात दोष क्या होता है। वात दोष वो चीज है जो आपके ओवरऑल पूरे शारीरिक जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जो चीज है ये किंग ऑफ दोष है। मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से जो है सारे बाकी जो एलिमेंट्स है वो अच्छे से काम करते हैं। पित्त दोष और कफ दोष भी इसके अच्छे से काम करता है। इवन माइक्रोस्कोपिक सेलुलर लेवल से भी जो मूवमेंट हो रही है, नर्व इम्पल्स वाली भी जो चीज आ रही है, जो भी आपके शरीर में एकदम हार्ट बीट जो हो रही है, ये फिर आप पलक झपका रहे हैं, खाना नीचे की तरफ जा रहा है, इंटेस्टाइन के जा रहा है, एंटी ग्रेविटी जो चीज काम कर रही है आपकी, मल मूत्र का जो आप त्याग कर रहे हैं, उस सबका कंट्रोल कौन सा चीज करता है, जो इन सबको कंट्रोल करे, बॉडी को चलाने का काम करे, वो वात दोष का काम है। फिर पित्त और कफ क्या है। पित्त जो है अगर अमूमन समझाना चाहे तो मेटाबॉलिज्म हो गया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आ गए, आपके सिक्रीशन हो गए, या फिर जो केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहे हैं, अमूमन जिसकी समझाते हैं कि कैल्शियम कैसे चेंज हुआ, मैग्नीशियम कैसे चेंज हो रहा है, फिर आपका सोडियम क्लोराइड चेंज हुआ, सेलुलर परमेबिलिटी देखने, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, तो ये काम है आपके पित्त दोष का। फिर तीसरी चीज आती है आपका कफ दोष। कफ दोष क्या काम करता है, आपके कफ दोष की वजह से जो सारी जो लिक्विड पार्ट है आपके बॉडी में, अगर समझाने को जाया जाए, कफ दोष के और भी सारे लक्षण हैं कि जो बॉडी को एक स्टेबिलिटी देता है। इसमें क्या हुआ, वाटर और एक पृथ्वी गुण जो बोलते हैं, पंचमहाभूत का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि आप जैसे प्रकृति बाहर है वैसे प्रकृति अंदर भी अपने शरीर के है। और जैसा आप खाना खाएंगे, सामान्य से सामान्य चीज की वृद्धि होती है, और अगर सामान्य के विरुद्ध खाएंगे तो विरुद्ध से उसका क्षय भी होता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए कि वात क्या हुआ, पित्त क्या हुआ, कफ क्या हो गया। अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसको और कैसे समझेंगे, और मैंने यहाँ पे इन तीनों का वर्णन क्यों किया, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप तीन लेडी ले लीजिए। एक जो है वो एक पतली दुबली है, उसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। वो पतली दुबली सी लेडी है, वो खाना ठीक है टाइम पे नहीं खाती है, उसको जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी ब्लड फ्लो होता है तो बहुत पेन होता है, बहुत ही कम होता है, उसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी एक हो गई टी नाम की लड़की, जिसको जो है, जिसको बहुत पिंपल्स आते हैं, पेन होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन भी होती है, एसिडिटी भी होती है, उल्टी भी होती है। ये पी नाम का एग्जाम, ये तीनों में एग्जाम्पल देके आपको पीसीओडी से रिलेट कराने वाली हूँ। तो वी नाम की लड़की का आपका हो गया कि वो पतली दुबली सी है और उसको स्कैंटी हो रहा है फ्लो और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। पी नाम की है जो इसको बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, उसको गैसेस बनती रहती है, एसिडिटी बनती है, जब आपका पीरियड्स आते हैं तो उसको उल्टी होने लगती है और उसको नींद नहीं आती है। और एक के नाम की लड़की हो गई जो काफी ज्यादा हेल्दी है, मतलब ओवरवेट भी नहीं कर सकती लेकिन वो हेल्दी है और वो उसको कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसका डिस्चार्ज है वो स्टिकी होता है, स्लाइमी होता है और बहुत घट्ट होता है और उसका कलर अलग होता है, उसके में बहुत सारी व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होता है। और इस जो के नाम की लड़की है उसको जो है वो हेयर ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है। तो अब हम समझ लिए कि तीन लड़कियां कैटेगराइज की हुई। अब मैं पीसीओडी के बारे लक्षण में जाती हूँ। पहली जो थी, पीसीओडी के लक्षण क्या है कि आपको बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड होते हैं, कम आता है, तो वात दोष का हो गया।
जैसे उस लड़की का, बी नाम की लड़की का बताया, उसके लक्षण थे कि उसका जो ब्लड फ्लो था वो बहुत कम हो रहा है, या फिर उसको बहुत ज्यादा पेन हो गया, तो इसका मतलब है वहां पे वात दोष बढ़ा हुआ है, वात की समहाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बढ़ी हुई है, उसको कैसे कंट्रोल में लाना है। और योनि व्यापक मतलब क्या चीज हो गई कि ओवरऑल योनि व्यापक कोई भी डिजीज जो है आयुर्वेद में किसी भी लड़की के बारे में, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब भी कोई डिजीज की बात की जाती है, तो इसी बात ये जो किंग है वो सबको कंट्रोल कर रहा है। अगर इसकी लेवल गड़बड़ होती है बॉडी में, इस कॉन्स्टिट्यूशन का गड़बड़ होता है, तो बाकी सारे जो चीज है उसके साथ में जुड़ी है उसको भी डिस्टर्ब करता जाएगा, और आपकी जैसी डेली हैबिट रहेगी आप उसको और डिस्टर्ब करते रहेंगे, एक्स्ट्रा स्टिमुलाई कर, मतलब एक्स्ट्रा स्टिमुलस दे रहे हैं, मैं खाना अच्छा नहीं खाऊंगी, मैं टाइम पे सोऊंगी नहीं, इसीलिए रजस वाला परिचर्या भी बताइए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैंने तीनों जनरलाइज करा दी कि वात नाम की, पित्त नाम की और कफ नाम की, और हर एक के बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लड़कियों की समस्या बताई है। ये कोई तीनों वात पित्त कफ वाली लड़कियां नहीं है, पर प्रकृति हर एक इंडिविजुअल लड़की की कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज फोकस की है मैंने, और उसके साथ आपके सिम्टम दे दिए। अब आप जब वैद्य के पास आते हैं तो वो क्या देखेगा आपके, पहले दोष, धातु, मल, शुद्धा आपकी कैसी है, आहार कैसा लेते हैं आप, प्लस आपकी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में इसका कोई अलग से उपचार है या ग्रंथि का कुछ नाम है, पीसीओडी का कुछ नाम है, ऐसा नहीं, मूल क्या है उसका पहले सबसे बड़ी जरूरत है कि मूल जानना। दूसरी चीज ये है कि आयुर्वेद के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किस दोष की ज्यादा बढ़ना, किस दोष का कम होना, मतलब क्या है, किस दोष का काम ठीक से नहीं चल रहा, फिर उस सप्त धातु का कैसे इफेक्ट कर रहा है वो चीज है। और मल मूत्र का कैसे त्याग करें उसके ऊपर भी बहुत सारी पीसीओडी की सारे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। तो तीनों लड़कियों के बारे में जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो यही था कि वात दोष बढ़ा है तो क्या हुआ, पित्त दोष बढ़ा है तो क्या हुआ, और कफ दोष बढ़ा है तो क्या हुआ। बार बार ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपकी प्रकृति समझ में आएगी। जो नॉर्मल जो पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, तो उनको किसी को हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, किसी को पिंपल्स ज्यादा होते हैं, सारी बहुत कम ऐसी लड़कियां जिनमें सारे ही सिम्टम हो, मतलब पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, उसको खाना भूख भी नहीं लग रही है, पिंपल्स भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, या फिर बहुत ज्यादा वेट गेन है। तो हर एक की प्रकृति, हर एक लड़की की प्रकृति अलग है, और उसके अनुसार उसको आर्तो दुष्टि, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, आर्तो जो आयुर्वेद में बोलते हैं, जो रज दुष्टि है वो होती है उसके अकॉर्डिंग। अब उस प्रकृति के अनुसार वो रहन सहन कैसा करे, ये चीज और ट्रिगर ऑफ कर देती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और भी ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अब हम बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया हुआ है कि आयुर्वेद में क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम क्या है। बेसिक तो पहले हमें नाम ही नहीं पता होते, कि भाई गर्भाशय ही एक नाम पता है क्योंकि वो हिंदी में सब जगह चलता है तो इसलिए पता है। तो पहला होता है ऋतु। ऋतु मतलब जो रज आपका निकलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी बनती है, जो निकलती है, ओव्यूलेशन टाइम होता है, उसको ऋतु बोलते हैं। फिर हो गया, ऋतु हो गया, फिर क्षेत्र आएगा। क्षेत्र मतलब क्या, आपका गर्भाशय, आपका यूट्रस और ये पूरा एरिया जहाँ पे ये सारी प्रक्रिया हो रही है। फिर अंबु क्या हो गया, अंबु ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। इसका मतलब क्या हुआ, ऋतु मतलब हम पहले देख लिए कि ओवल्यूशन का टाइम, मतलब उस टाइम क्या हो रहा है ये आयुर्वेद ने बताया हुआ है। फिर क्षेत्र बताया कि ये किस क्षेत्र में हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है, और वहां पे पर्टिकुलर आपके गर्भाशय में ये चीज हो रही है, तो ये क्षेत्र हो गया। फिर अंबु क्या हुआ, आपका आहार रस, आप जैसा खाना खा रहे हो, आपके हार्मोनल बैलेंस उस हिसाब से हो रहे हैं, आपकी नींद कितनी हो रही है, इसलिए अंबु जो है आपका जो तैयार हो रहा है, जो आहार रस तैयार जैसे न्यूट्रिशन से बनने वाली चीज है, वो प्रेरित होने वाली चीज है, वो अंबु पे डिपेंड करती है। फिर हो गया आपका बीज हो गया, अभी ओवम हो गया, मेन जो बीज की बात है, बीज दुष्टि, ये चीज आती है आपकी टोटली बीज दुष्टि पे। और जो रज है, आपका जो रज आ रहा है वो उसकी क्वालिटीज भी बताई हुई। तो एक बार इस चीज को भी मैं बताना चाहूंगी कि रज की दृष्टि मतलब आर्तव व स्रोतस की दृष्टि। अभी आर्तव व स्रोतस क्या है, तो ये एक चैनल है जिसके थ्रू आपका सारी चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंट्रोल होती है, और इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इन तीनों वात पित्त कफ की वजह से, तो ये चैनल भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो आर्तो की नॉर्मल हम डिफिनेशन, मतलब ये समझेंगे डेफिनेशन क्या है आर्तो की, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में क्या दिया हुआ है, और आर्तो कैसा होना चाहिए, वो शुद्ध है कि नहीं, ये वैद्य को कैसे समझ में आता है कि बिना सोनोग्राफी के वैद्य आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है और किस हिसाब से पूछता है। तो आयुर्वेद में पहले आपको नॉर्मेलिटी की, नॉर्मल चीजें क्या है, उसके बाद आपको एबनॉर्मेलिटी समझ में आती है कि पहले शुद्ध क्या है, फिर आपको ज्ञान होगा कि अशुद्ध क्या है। तो पहले नॉर्मल हम आर्तो में देखते हैं, तो आर्तो का ऐसे ग्रंथ में आचार्य सुश्रुत जी ने साफ वर्णन किया है कि क्षीण नहीं होना चाहिए, जो भी आपका ब्लड जो भी जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्षीण नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो पुती पुई है, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब वो स्मेल नहीं आनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आनी चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए, एकदम आसपास में आपको या आपका एनवायरमेंट खराब नहीं लगना चाहिए। और रजस्वला का यही एक परिचर्या का ये है कि आपको थोड़ा सा अलग स्पेस दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फ्रीडम छीनी जा रही है,
इसका मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल रहें, इसलिए रजस वाला परिचर्या में चीज बताई है कि उस लेडी को आराम दिया जाए और उस लेडी को एक अलग स्पेस दी जाए। ये इसलिए। तीसरी चीज है कि उसका एग्जर्शन ना हो, इसलिए भी एक अलग सी चीज होती है। तो हम फिर से आ जाएंगे, क्षीण हुआ, पुती पूरी होता है, स्टिकी नहीं होता है, स्कैंटी नहीं होना चाहिए। और एक शवगंधी, मतलब जैसे एक आप समझ रहे थे शव की जैसे स्मेल आती है, वैसे उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज है उसमें ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शुद्ध आर्तों में क्या चीज होनी चाहिए, तो ग्रंथि नहीं होनी चाहिए, क्लॉट नहीं होना चाहिए। अमूमन जो लेडीज होती हैं उनको ग्रंथि थोड़ी बहुत जाती रहती है, और हम प्रकृति के अनुसार हमें पता भी चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रंथि क्यों बढ़ जाती है, कुछ लेट, इसीलिए मैंने बोला कि पीसीओडी हर एक को है, और हर एक को ये साइकिल को बिगाड़ने वाली है। पीरियड्स तो आते रहते हैं पर ग्रंथि रहती है। तो ये बात भी बताई गई है, आपका जैसा खान पान है वो नेक्स्ट टाइम आप सुधार भी सकते हैं, इस हार्मोन इम्बैलेंस को आप ठीक भी कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि वो चीज आप कैसे इसको चिकित्सा कर रहे हैं, अपने आप को कैसे वैद्य के पास जाके अपनी प्रकृति को देख रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं। तो आप वैद्य के पास अब जाते हैं, जब पेशेंट आता है तो मैं उससे क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज मेरे पास अभी क्वेश्चन है, ये एक पेपर है, ये लेडी का पेपर है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको फ्लो कितने दिन रहता है। दूसरी बात रहती है तो फ्लो कितने दिन रहता है, तो आयुर्वेद ने बताया है कि 3 से 7 दिन रहता है, और अमूमन हर एक लेडी की अपनी अपनी एक साइकिल होती है। तो 3 से 7 दिन ये शुश्रुचार्य ने फ्लो का बताया हुआ है। फिर पूछते हैं आपको फ्लो कितने दिन होता है, फिर वो बताती, मैं पूछती हूँ कि आपको क्लॉट्स जाती है। तो मेरा क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे कि क्लॉट जाते हैं, क्लॉट जाने का मतलब है कि इसको ग्रंथि की प्रॉब्लम है क्या, वात दुष्टि दिख रही है क्या, पूरे इसके इसके आर्तों में कहीं दुष्टि दिख रही है क्या, इसको ग्रंथि में जाके काम कर सकती है। तीसरी चीज होती है कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है क्या, व्हाइट डिस्चार्ज को आजकल लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं। तो ये इस चीज से भी पता चलता है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज की, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम यहाँ पे मैं क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि अगर व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और आपको पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, श्वेत प्रदर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको समहाउ आपकी साइकिल डिस्टर्ब है, आपका खान पान जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेडी से पूछना, कम स्कैंटी हो रहा है श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम मतलब क्या, एक व्हाइट डिस्चार्ज, एक पानी जाना जो अमूमन लोग बोलते हैं, तो वो चीज पूछना जरूरी है। उससे आप जो है वैद्य जो है आपकी प्रकृति के बारे में भी पता लगाता है, और आपकी साइकिल कितनी हेल्दी है इसके बारे में पता लगाता है। अमूमन लोग जब तब तक नहीं आते हैं, किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं जाते हैं, जब तक ये सब कुछ बिगड़ ना चुका हो, जब तक ये सिर्फ मल जो है आपके स्किन के थ्रू आपको पेन ना हो रहा, मतलब पिंपल्स ना आ रहे हो, बाल ना निकले, ये वहां तक लेवल तक पहुंचा देते हैं। कोई ये लेडी ये इतने अवेयर ही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम सब करें, यहाँ पे मैं टॉपिक इंक्लूड कर रही हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में कितना ज्यादा अवेयर है, आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कितना अवेयर है, क्या मुझे मेरा हेल्दी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो हेल्दी है, डेली आती है, क्या मेरी हैबिट ऐसी है, क्योंकि ये सारी चीज इंक्लूडेड है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, अभी बीच में मैंने ये लिया आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, क्या कि आप आहार कैसा खा रहे हैं, समय पे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये सारी इंक्लूडेड है। उससे आपका जो न्यूट्रिशन, ये नॉर्मल लोगों को ही पता है। आप जब किसी को भी पूछे कि आपके पीरियड्स कैसे हैं, तो बोलिए कि मेरा खाना समय पे नहीं होता, इस वजह से मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे टाइम, ये सबको पता है। पर ये प्रज्ञापराध करते हैं लोग कि मतलब पता तो है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमें ऐसा है, और अब हमें एंड स्टेज पे आ गया, हमें सिस्ट हो गया, सब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, अब हमें ठीक करके दो। तो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में बहुत लेट इफेक्ट आता है, 3 से 6 महीना लग जाता है। लेडीज का पहला क्वेश्चन यही होता है, पेशेंट का पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितनी जल्दी ट्रीट होगा, आयुर्वेद में इसका उपचार है क्या। तो मैं पहले बोलती कि पहले एबनॉर्मलिटी तो जानते हैं आपकी क्या प्रकृति, ये तो समझते हैं। उसके बाद मूल कारण पे जाएंगे, रूट कॉज क्या है आपका, क्योंकि स्त्री का स्त्रीत्व जो है, अगर उसकी व्याधि अगर होनी है, तो अगर स्त्री का स्त्रीत्व, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, तो सारी व्याधियां वहीं से हुई रहेगी। इसलिए इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हुए जब लेडी कोई वैद्य के पास आती है तो हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तीसरी चीज आपकी होती है कि रक्तवाहिनी धमनिया के बारे में भी बताया आचार्य सुश्रुत जी ने बताया कि ऐसे दो रहती हैं जिसकी वजह से आपका ये आर्तव जो फ्लो होता है वो होता है। और ये तो हो गया कि पूरी तरीके से आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी कैसे, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज बताया मैंने, फिर त्रिदोष सिद्धांत बताया मैंने। अब ये सारी चीज हमारी इतनी देर से क्यों चली, इस पे और पीसीओडी में क्या कोरिलेशन है, ग्रंथि होना इससे क्या कोरिलेशन है, इससे हमें क्या समस्या या क्या दिक्कत आ सकती है। तो हम पहले बात करें कि वात दोष के टाइप्स होते हैं, प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान। अपान वायु ये जो है हर एक बॉडी सिस्टम में जहां जहां पे जो जो कार्य हो रहा है उसके हिसाब से इसके काम को बांटा गया है। बांटा मतलब पूरी बॉडी में है, लेकिन जिस क्षेत्र में उसके अनुसार उसका नाम दिया गया है। अब ये सारा काम आपके अपान वायु का है। अपान वायु क्या कार्य करता है, मतलब आपका गर्भ मल मूत्र विसर्जन जब समय पे होना चाहिए उसका काम अपान वायु है। गर्भ धारण करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका रजस वाला जो
है वो रज जो है आपका आर्तव जो है वो बाहर समय पे आना चाहिए। ये इसके ऊपर अपान वायु के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो अपान वायु यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि अपान वायु के कार्य से सारी चीज जब कंट्रोल हो रही है और आप उसको डिस्टर्ब करके ट्रिगर कैसे कर रहे हो, ट्रिगर कैसे कर रहे हो, और हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कहाँ से आ जाती है? अभी मन के जो है रज और तम ये गुण भी बताए हैं और दोष भी बनाए, मतलब हमने हार्मोनल इम्बैलेंस LH FS ये सारे नाम नहीं दिए, लेकिन मन की क्या दृष्टि होती है, उसके गुण क्या कर्म होते हैं, ये आयुर्वेद ने बताया हुआ है। तो ये बोलना कि सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीज है, नहीं, हमने मन के बताए हुए हैं। इसीलिए पहले ये बोला गया है कि कोई भी व्याधि शारीरिक और मानसिक होती है, उसमें ये चीज आती है। तो अब बताते हैं, मैं फिर बैक टू पॉइंट जाती हूँ कि अपान वायु का कार्य क्या है। अपान वायु के कार्य से अगर अपान वायु दुष्ट होता है तो कैसे दुष्ट होता है? तो आचार्य चरक जी ने बताया हुआ है कि शारीर स्थान में जब स्टार्टिंग में आप जब जाते हो, जब एक ग्रंथ उठाते हो, तो उसमें बोला गया है, ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूँ कि ये मैं क्यों बता रही हूँ, मल मूत्र पुरुष का त्याग, वेग का धारण करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के जनरेशन के लिए। वेग का धारण मतलब इंपॉर्टेंस कैसे है आपका, कि जब आपको यूरिन के लिए लग रहा है, जब आपको मूत्र का वेग आ रहा है, तो आप उस चीज को रोकते हैं, फिर पुरुष का वेग रोकते हैं। इससे होता क्या है, जो भी टॉक्सिक चीज है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और समहाउ ये सिस्टम सारे एक जगह रिलेशन होने से यूट्रस पे वो जोर डालते ही रहते हैं, मतलब वो प्रेशर आता ही रहता है। तो सबसे बड़ा जो है, एक डेली रूटीन में जो चीज सुधारनी चाहिए, पीसीओडी से आप बाहर कैसे आए, उसकी ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाती है। ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगी? आप मल मूत्र का वेग जो है धारण नहीं करेंगे, और रज स्वल का जो परिचर्या बताई है, मतलब कुछ रूटीन बताई गई है, वो आपकी हेल्थ के बताई गई है, आपकी फ्रीडम खत्म करने के लिए नहीं बताई गई। मतलब कैसे है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना हो, ब्लीडिंग तो हो रही है, एक नॉर्मल सा कट हो जाता है कहीं पे बॉडी में, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं उसके लिए, उसको आप कितना पेन होता है। तो मानसिक उस औरत को कितना ज्यादा वो लगता होगा जब ये चीज एक प्रक्रिया चलती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस बात को एक नॉर्मल तरीके से लेके, नहीं ये मेरे लिए बंधन का काम है, ये मैं रुकूंगी नहीं, सैनिटरी पैड लगाने के बाद मैं एक्टिविटी करती रहूंगी, आपका एक दिन इंपॉर्टेंट काम है, आप करिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर दिन आप हर महीने ये चीज रिपीटेड करोगे, आप रजस वाला परिचर्या को फॉलो नहीं करोगे, मतलब कैसे? रजस वाला परिचर्या में बहुत पुरानी चीज लगती है लोगों की, नीचे सोने की बात बताइए, सोने की बात इसलिए बताइए ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे, फ्लो सही से रहे, आपके फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, एंटी ग्रेविटी ये चीज काम करनी है। पर स्ट्रेट किस बस्तर पे सो रहे हैं आप, गद्दीदार पे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, ये क्या, इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये नहीं कि आपको नीचे चटाई पे सुलाना है, लॉजिक ये है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आप सिस्टमैटिक सोगे, सोने का भी सिस्टम है, ये लोगों को बताना पड़ता है। बेसिक चीज है कि आपकी पूरी जो बॉडी एक अलाइन में रहे, और आपको कितना टच लेना है, जिसकी वजह से और भी व्याधियां हो जाती हैं, हाथ नीचे रखने की वजह से ये ट्रिगर नर्व्स ट्रिगेट होती है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को यहाँ पे जो सारा सिस्टम है उसको इग्नोर करना, ये बहुत गलत बात होगी। इसलिए बताया हुआ है कि आप नीचे सोए, नीचे सोने का मतलब ये नहीं कि आप नीचे सोइए, अभी जो है आप जो है प्लेन सरफेस पे सो सकते हैं, जिससे आपकी पोजीशन ठीक रहे, तो आपको डिजीज फ्यूचर में नहीं होगी। ये रजस वाला परिचर्या इसीलिए बताया गया है। दूसरी चीज है, आपका डाइजेशन वैसे ही ट्रिगर ऑफ रहता है, कुछ लेडीज का डाइजेशन बहुत ज्यादा भूख लगती है, किसी को उल्टी आती है, तो अलग अलग तरीके की, ये वैद्यों को पता था, उन्होंने जो भी आचार्य लोग थे उनको पता थी ये चीज, इसलिए वो बोलते हैं कि भोजन जो है आप एक समय करें, और लघु आहार ले, मतलब बहुत ज्यादा लाइट खाना खाएं, बहुत ज्यादा शुगरी ना खाएं, सॉल्टी ना खाएं, उस टाइम तीखा ना खाएं, ये सारी चीजें बताएं। तीसरी चीज है कि आप बाहर बहुत ज्यादा एक्टिविटी करें, घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उसके आपके सारे मसल्स पे तो वो चीज स्ट्रेन पड़ने ही वाला है, ये तो लॉजिकल है कि आप कभी कूद रहते हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मसल पे स्ट्रेन आता है, यूट्रस की जो मसल्स है उस पर कितना स्ट्रेन आ रहा है ये आप नहीं सोच रहे हैं। ये 4 दिन के बाद, तो ये आपके 4 दिन जो है। और मैं एक चीज और यहाँ पे बोल जाऊँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये आर्तव और श्रोतस और एक माँ बनना, ये वुमेन की एक चीज पावर है, तो इसको वीकनेस ना बनने दें। मतलब वीकनेस कैसे हो गया, उसकी सारी डिजीज, आपकी पीसीओडी हो गई, इनफर्टिलिटी चीजें हो गई, तो ये आपकी वीकनेस बनती जाती है, और इससे इंसान के जो भी लेडी रहती है उसको फ्रस्ट्रेशन आती है कि ये चीज मुझे ही क्यों होती है। तो उस पावर को आप अपने अपने डेली रूटीन अगर अच्छा कर लेंगे, आयुर्वेद के अनुसार भी, इवन नॉर्मल लाइफस्टाइल भी अगर आप कर लेंगे, तो ये चीज वो हैम्पर हो जाती, मतलब ये कैसे है कि बैलेंस हो जाती है। मेरा मतलब यही है, रजस वाला परिचर्या में फोकस नहीं कर रही हूँ कि आप बाहर मत जाइए, काम मत करिए, लेकिन अगर अपने शारीरिक एक आराम करिए, जिससे आपके मानसिक लेवल पे भी वो चीज काम करेगी। शरीर और मन कहीं अलग अलग नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान में देनी चाहिए। FSH है, LH है, हम सारा फोकस इस पे लगा देते कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, किस कारण से हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि आप जो ये परिचर्या बताइए वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन देने के लिए, आपको फ्रीडम खत्म करने से तो बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर में जो नेक्स्ट साइकिल भी बन रही है, अगर आपने इस 14 डेज के बाद फिर से साइकिल बनती रहती है आपकी, तो ये इस चीज में भी हेल्प करती है।
अब हम बात करेंगे कि वात पित्त दोष का फैटी खाना खाने से कैसे बोलते हैं। आयुर्वेद में बोला जाता है कि पीसीओडी का मतलब है कि कफ जन्य व्याधि होगी, एक संतर्पण और एक अपतर्पण जन्य व्याधि होती है। मतलब सिंपल बता दिया कि एक संतर्पण हो गया, एक अपतर्पण हो गया। मतलब वो चीज जब बहुत आहार विहार आपका बहुत आराम से हो रहा हो, खाना बहुत ज्यादा खा रहे हो और कोई भी कष्ट ना ले रहे हो, कष्ट का मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डेली रूटीन नहीं कर रहे, तो आपका बट ऑब्वियसली जो मेन धातु है, जब इस सप्त धातु की बात की मैंने, रस रक्त मांस मेद, वो कहाँ पे आता है, मेद धातु कहाँ से बना। तो मेद अचानक से नहीं बढ़ेगा, आहार रस जैसा लिया है वैसे ही मेद धातु बढ़ेगा, वैसे ही मेद जो है सप्त धातु वो डिस्टर्ब होगा। आहार रस का मेन काम है, आपको फोकस आहार रस पे करना है। आपने आहार रस किया, ज्यादा लिया, वो डिस्टर्ब हुई। और खाने की सबसे बड़ी सिस्टम है, बीच में फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ, कि खाने का जो सिस्टम है अपना, जैसे कि अभी बताया हुआ है कि वेट लॉस करने के लिए आपको ऐसे शॉर्ट इंटरवल्स पे खाना खाना, 2 घंटे पे 3 घंटे पे आप खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है 3 घंटे से 4 घंटे मैक्सिमम, ये लगता है, ये मिनिमम से मैक्सिमम लगता है आपका खाना डाइजेस्ट होने में। लेकिन आप बार बार खा रहे हैं, तो वो जो खाने का जो न्यूट्रिशन है वो कितनी वैल्यू हो रही है। आप न्यूट्रिशन ही खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, क्वांटिटी कितना है, ज्यादा खा रहे हैं। दूसरी चीज है कि वो कितना डाइजेस्ट हुआ। अब वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, उससे जो आपको जो एक न्यूट्रिशन मिलेगा, उससे जो ब्लड बनेगा, वो भी तो वैसा ही बनेगा ना। तो फिर जैसे कि आपका ये आहार से जो न्यूट्रिशन वाला खाना था, वो एक ट्रिगर हो गया, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे उठ गए, वात दोष यहाँ पे, और यहाँ पे सप्त धातु उसको सपोर्ट करा, आपने आहार रस खराब खाया, रस धातु जो आपका बिगड़ गया। चलिए फिर ये दूसरे रस से रक्त पे आया, रस से मांस में अस्थि मज्जा शुक्र तक ये बात देगी। ये यहाँ तक बॉडी अपने आप को काम चलाती रहती है। ट्रिगर कब होती है, जब ये बार बार चीज रिपीट हो रही हो, मेल धातु बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया हो और कफ की दृष्टि आने लगती है, तब आपको भी काम करना अपना दिखाना पड़ता है कि अब आपकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होने वाली है। आपने वात को इतना बढ़ा दिया है कि वो तीनों को भी इम्बैलेंस कर देता है और सारे लक्षण आपके शरीर में दिखने लगते हैं। तो ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जब आप मूल पे जाते हैं कि सिम्टम्स क्या है, अभी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो भी पीसीओडी में सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, चिड़चिड़ होना, हेयर फॉल ज्यादा होना, डाइजेशन ना होना ठीक से, ये सारे हर एक में आए। ज्वर से स्टार्ट है, किसी किसी लेडी को पीसीओडी को लेडी को कभी कभी लगता है कि फीवरिश फील हो रहा है, उसको अंदर से फील हो रहा था, मतलब ज्वर का सिम्टम है, मतलब फीवर है उसको अंदर में। फिर दूसरी चीज है कि उसको कितना ज्यादा पचन हो रहा है, चिड़चिड़ की कर, मतलब पांडु के भी लक्षण है उसको। फिर किसी किसी को स्वेलिंग है, मोटापा मतलब फैट की चर्बी है या स्वेलिंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट देना है। शोथ एक अलग करके व्याधि आई हुई है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो लेडी के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको रूल आउट एक वैद्य के लिए करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्यों ट्रीटमेंट कर पाता है, ये मेरा मेन फोकस है। कि पांडु शोथ अगर आप ये इसको रूल आउट नहीं करेंगे, तो किसी भी लेडी का पीसीओडी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्वर से लेकर उसके पांडु शोथ तक जाने की बहुत जरूरत है। और जो त्रिदोष मतलब त्रिदोष सिद्धांत है, दो वात पित्त कफ है, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इनका इक्विलिब्रियम लाना बहुत जरूरी है। अब ये इक्विलिब्रियम कैसे आएगा आपके शरीर में, मतलब आपको ये शरीर में तो ये चीज मौजूद है। एक महीने में आपने बहुत अच्छे से खाना पीना खाया, एक महीने में आपकी बहुत एक्टिविटी है, तो हर एक लेडी को पर्सनली, जो पर्टिकुलर लेडीज है उन सबको पता है कि मेरी साइकिल कैसे हर एक चीज से डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रज्ञापराध मतलब लोगों को पता तो सारी चीजें हैं, आयुर्वेद में वो बस वो जानना क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है क्या, पीसीओडी नाम की चीज है क्या, आपके पास ट्रीटमेंट है क्या। और जब आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा जल्दी से 21 दिन में सारा फ्लो खत्म होना चाहिए। आप नॉर्मल कोई भी ट्रीटमेंट रूट कॉज के लिए जाएंगे, आपका जो अस्तित्व है उसके लिए अगर काम कर रहे हैं, आहार रस से आप शुक्र धातु तक जा रहे हैं, तो उस सारे स्टेप को हम स्किप तो नहीं कर सकते। किसी भी अच्छी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं है। तो ये सबको बैलेंस करते हुए आपके धातु को कैसे बैलेंस करना है, ये वैदिक का मेन एम होता है। आप पीसीओडी को सिर्फ ट्रीट करना है, ओवरऑल आपको बाकी सिस्टम को देखना नहीं है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा आप खाना खा रहे हैं वो आपको पच रहा है या अपचा हुआ है, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, उसको हम आम बोल देते हैं। आम जो है वैसा ही जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, और उसी से विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपके व्याधियां उत्पन्न होंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली चीज बताएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली चीज ऐसी हो गई कि संतर्पण जन्य व्याधि के हम देख सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो बहुत वेट गेन हो रहा है, आपका फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में, तो ये संतर्पण जन्य व्याधि हो गई। और अपतर्पण, कुछ लड़कियां ऐसे जिनका इंसुलिन मतलब शुगर जो है बॉडी से बहुत जा रहा है, फिर भी पीसीओडी है, उसका वेट कम है, फिर भी पीसीओडी है। तो संतर्पण अपतर्पण जन्य व्याधि ये मानकर भी इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, स्थौल्य की चिकित्सा भी इसमें आनी चाहिए। तो सिर्फ एक चीज, सिर्फ आप किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सिर्फ वो पीसीओडी के ऊपर नहीं देखते,
नहीं देखेगा कोई भी वैद्य, वो पहले रूल आउट करेगा कि रूट कॉज क्या है, इसका डाइजेशन क्या है, इसकी निद्रा, आहार कैसा है, इसका निद्रा कैसा है, मन पे कितना कंट्रोल है, ब्रह्मचर्य कैसा है, चीज है फिजिकली आपको कितना कंट्रोल है हर एक चीज के बारे में, मतलब कि आज मुझे ये चीज खानी है, मुझे एक एक्सरसाइज करनी है, ये आप कितना देख रहे हैं अपने डेली रूटीन में अपने लाइफस्टाइल के साथ। अब बात आती है कि हम बात करें थे अभी तक कि वात पित्त कफ हो गया, सप्त धातु हो गया, ट्रीटमेंट क्या होगी इसमें, ये ट्रीटमेंट है क्या, इसमें ये ट्रीटमेंट मैंने ये जो सारी चीजें बताई वो, और ट्रीटमेंट में कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब चिकित्सा में कैसे इंपॉर्टेंट है। सर लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आहार रस तो आएगा, तो आहार रस पे पहले फोकस किया और वो कैसे धातु को डिस्टर्ब करा वो चीज बताई कि वात पित्त कफ है, इसको डिस्टर्ब करा, आपके बॉडी टाइप के वो तीनों जो लड़कियां बताई मैंने, वो सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, और आप जब वैद्य के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हर एक लेडी को उसकी प्रकृति के अनुसार हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ये सबसे बेसिक है। और आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट है, कोई भी व्याधि का नाम ना लेते हुए उसके सिम्टम्स जो हैं, जो उसकी प्रकृति के अनुसार है, दोष धातु मल को अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो किसी भी व्याधि की ट्रीटमेंट होगी ही होगी। तो आचार्य सुश्रुत ने ये सारी चीजें, शारीर स्थान में मैं ये भी बताना चाहूंगी लोगों को कि आचार्य सुश्रुत जी ने, आचार्य चरक जी ने, वाग्भट जी ने और बाकी सारे आचार्यों ने फीमेल के लिए एक अलग ही ब्रांच करके, एक अलग ही चीज करके, एक अलग ही अध्याय पूरे बना के, ग्रंथ का अध्याय बना के उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास एक आशय एक्स्ट्रा है तो उसकी क्या साइकिल होती है, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज क्या चीज होती है, उसमें ओव्यूलेशन का कैसे आता है, जब आर्तव काल चलता रहता है, जब आर्तव ओव्यूलेशन होता रहता है तो वहां पे मूवमेंट होती है, मूवमेंट का मतलब ये करेगा कौन काम, वात दोष का काम है ये, अपान वायु का काम है ये, वो अगर डिस्टर्ब रहेगा, आपने एक्सटर्नल फैक्टर से अगर आपकी साइकिल क्लॉक अच्छी नहीं है तो वो डिस्टर्ब रहेगा, तो वो काम वहां पे रुकने वाला है, मूवमेंट उसको कैसा भी करता रहेगा। आप अपने बॉडी क्लॉक अच्छे से नहीं तो उसका मूवमेंट भी वैसे ही होता रहेगा, वो मेच्योर नहीं होगा, मेच्योर नहीं होगा तो रैप्चर नहीं होगा और ओव्यूलेशन आपका नहीं होगा, और इस तरह से आपको पीरियड्स नहीं आने वाले। फिर दूसरी चीज है कि बनता कब है, जब भी ये सारे ओवम मेच्योर होता रहता है तो उसके अंदर जो भी एग है उसके अंदर जो सारे के सारे एंजाइमेटिक एक्शन होते रहते हैं वो कौन कराता है, वो पित्त दोष का काम है आपका, वो सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल पे मैं फिर से जा रही हूँ कि वात पित्त कफ का कैसे रोल है यहाँ पे, और हम किस व्यू से, किस चश्मे से, आयुर्वेद किस चश्मे से इसका इलाज करता है। फिर तीसरी चीज है कफ, मतलब कफ जो है आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो अंबु बताया था मैंने ऋतु क्षेत्र अंबु बीज में कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस सारी चीजें हैं, कफ का काम है कि सारी जो लिक्विड चीजें जो वात पित्त कफ से लेकर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आहार रस है उसमें कैसा आता है, उस हिसाब से आपको नरिशमेंट मिलने वाली चीज। तो ये तीनों दोष और आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे रिलेटेड है इस पे, और अभी दुष्टि दोष हो गया ये, फिर दुष्टि क्या हुआ, मतलब कॉज क्या है इसका, तो ये अगर बात कब आपने, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप बोलते हैं कि बाहरी चीजों से आपके कैसे इफेक्ट होती है ये चीजें, तो पहले से ही बताया कि वात पित्त का काफी है, और आहार निद्रा और ब्रह्मचर्या ये तीन मेन कारण भी हो सकते हैं उसके। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्या को फॉलो किया तो आपको कोई भी व्याधि, पीसीओडी में कोई भी व्याधि नहीं होगी, पर ये चीज फॉलो नहीं की जाती, और मे भी बहुत लोगों की अभी आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से वो पॉसिबल भी नहीं हो सकती है चीजें। तो आपको क्या करना है, मुझे ये भी बताना है कि आपको ऐसे क्या चीजें फॉलो करनी है कि एटलीस्ट अगर आप किसी दिन देर रात तक जग रहे हो तो उसके दूसरे दिन आपने बॉडी को क्या किया, या फिर अपने बॉडी के साथ कैसे आपने खाना कैसे खाया, आप उठे कैसे, पेट आपका कितना साफ हो रहा है, मल त्याग कब कर रहे हो, वेग जब आ रहे हैं तो वेग का धारण ना करते हुए, मतलब जब भी आपको यूरिन के लिए या फिर आपको ऐसे, इवन ये सारी बहुत लज्जा वाली चीज होती है, ये गैसेस पास ना करना, ये बहुत लोगों के टॉपिक छुपाते हैं लोग। ये अभी आप जो चीज अंदर चल रही है अगर आप उसको बॉडी को इक्विलिब्रियम चाहिए तो कैसे करेगा, वात दोष इक्विलिब्रियम का काम करता है, और जब ये डाइजेस्ट होता है उससे जो गैसेस सिक्रीशन होते हैं वो अगर आपकी बॉडी के बाहर नहीं आएगा तो समहाउ वो फोर्स करके अंदर आएगा, एक बलून है उसमें बहुत ज्यादा आप प्रेशर भरते जाएंगे तो समहाउ जो उसके आसपास के अंदर उस बलून की चीजें उसको प्रेशराइज करता जाएगा, आपकी बॉडी में वो टॉक्सिक चीजें एब्जॉर्ब होती जाएंगी, तो वो एब्जॉर्ब ना हो। और एक दिन का काम नहीं है ये, सतत, मतलब एक एक दिन अल्टरनेट डे, एक एक दिन अल्टरनेट डे, डेली आपकी वही रूटीन रहेगी तो बॉडी उसको इम्बैलेंस करने का काम करती है, फिर लक्षण दिखाना स्टार्ट कर देती है। अब बात आती है कि हम आहार सप्त धातु हो गया, त्रिदोष हो गया, अब बात आती है कि इसमें चिकित्सा हम कर से करते हैं, तो मैंने पहले बोला कि पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो विभिन्न विभिन्न व्याधि में हर एक लीडे की दिखती है, और उसको रूल आउट करते हुए उस जैसे मूल व्याधि है उसके हिसाब से हम उसकी चिकित्सा करते जाते हैं। अब चिकित्सा में हम बात करेंगे कि चिकित्सा कैसे करते हैं, तो योनि व्यापक की चिकित्सा, मतलब योनि जो भी मैंने बताया आपको कि कोई भी जो भी रोग होते हैं स्त्री को वो योनि व्यापक के अंदर आता है,
योनियोपैथ की हम चिकित्सा करते हैं। मतलब क्या होता है, वात दोष की वजह से जो मूवमेंट इक्विलिब्रियम, जो आपकी बॉडी, जो किंग ऑफ दोष जो मैंने बोला आपको, उसके डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज होती है। तो पहली वो चीज अगर आपकी रूल आउट होगी, पहला जो किंग है अगर आपने उसको रूल आउट किया, तो बाकी उसकी सारी प्रजा, उसका सारे राज्य भी अच्छा रहेगा। वैसे आपका शरीर है वो भी वैसे ही अच्छा चलेगा और उसकी हर एक चीज अच्छी रहेगी। और हर एक चीज इंटरलिंक है। नर्वस सिस्टम अलग है अपना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान नहीं देना, नहीं मुझे सिर्फ ग्रंथि कम चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा चाहिए, हेल्दी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान देना, तो ऐसा नहीं चल सकता। आपका ग्रहणी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रहणी में जितने भी सारे न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके ब्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं। तो आप जैसा आपका पेट साफ होता है वैसे आपको एक समूह अंदर ही अंदर इनसाइड आउट वाली चीज है कि अंदर तो आपको चल रहा है आज मेरा पेट नहीं साफ हुआ है, मेरी साइकिल अच्छी नहीं आ रही है, मुझे पिंपल्स भी आ रहे हैं, तो ये टेंशन क्रिएट करता रहता है इंसान, और भी ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस की तरफ जाता रहता है। वात दोष को और भी ज्यादा वो बढ़ाता रहता है अपनी, और फॉलो भी वैसे करता है जब यही मुझे फॉलो पैटर्न उसको पता ही नहीं है, रूटीन पता नहीं है। आयुर्वेद का मेल क्या है, चिकित्सा की तरफ जाने के प्रयोजन क्या है, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखें, जो रोगी है उसको ठीक करें। अभी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, हमें कैसे फॉलो करना है चीजें, रूटीन में कैसे करना है, दिनचर्या अपनी क्या होनी चाहिए, तो वेग धारण नहीं करना है अपने को। जैसे क्लॉक है, प्रकृति की जैसे क्लॉक है कि रात में आपको नींद आती है, सुबह आप उठते हैं तो मल मूत्र का त्याग करते हैं, रात में ही सारी चीजें क्यों होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि निद्रा का इतना इंपॉर्टेंस कैसे आ गया, हम तो 3 बजे सोते हैं, 8 बजे उठेंगे या फिर 10 बजे उठेंगे सुबह के, तो हमने तो 7-8 घंटे की नींद पूरी कर ली, फिर हमारी क्या डिस्टर्बेंस हो गई नींद में, कि ये कैसी चीज होती है। तो एक बात बताइए, जब बात का सबका काल बताया हुआ है कि नींद, अगर आप रात में जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने वाला है, आपको डाइजेशन के लिए काम मिल रहा है, और सुबह जब जैसे सूरज आपका उगता है वैसे शरीर का भी सूरज आपका जब उगेगा, तो वो क्या देखेगा कि बॉडी तो हमारी सो रही है, वेग को वैसे ही धारण किया हुआ है उसने, तो ये प्रेशर आपका 1 दिन का 2 दिन का क्रिएट होता ही जाता है। दूसरे लोग क्या करते हैं, दोपहर में खा के नींद ले लेते हैं, कह रहे नहीं मेरी रात में नहीं हुई, मैं ना खा करके दिन में सो जाता हूँ। तो दिन में कैसी चीज चलती है, फिर आपका कफ और बढ़ाने का काम करते हैं। कफ कैसे बढ़ गया, मतलब जो चीज चलते फिरते आप बॉडी को, एक लेमैन की समझाती हूँ कि आप अगर अपने खाना खाया थोड़ा आप चलते फिरते हैं तो वो चीज डाइजेस्ट होने में, डाइजेस्ट में हेल्प आउट करती है। पर आप सो गए तो वो डाइजेस्ट कैसी होगी। तो ये भी चीज है कि निद्रा कब कब लेनी है, ग्रीष्म ऋतु में ले सकते हैं, बाकी सभी ऋतुओं में कैसे लेनी है ये भी ऋतुचर्या में बताया हुआ है आपको। फिर दिनचर्या में बताया कि आपको कैसे फॉलो करना है। और बाकी सारी चीजें जो है शारीरिक स्थान में ये सारी चीजें आती है कि आपके ऋतु क्षेत्र बीज को कैसे हेल्दी रखें, अपने गर्भाशय को कैसे हेल्दी रखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आने पे आप जब रजस वाला जब परिचर्या जो बताएगी, रूटीन बताएगी, उसको कैसे फॉलो करने से आप ये सारी चीजों को ऊपर आ सकते हैं, मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है हेल्दी हो सकती है। इस बात पे हमारा मेन फोकस है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं क्योंकि मेन हमारा वही पॉइंट है कि आयुर्वेदिक के पास ट्रीटमेंट है कि नहीं है। तो उसमें मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने इतना सब कुछ बोला, दोष धातु मल सबके ऊपर बोला, ये क्यों बोला, ये इम्बैलेंस हो रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, आपके आहार की वजह से आ रहा है, आपकी निद्रा की वजह से आ रहा है, आप ये ट्रिगर कर रहे हैं और दोष को और धातुओं को सबको इम्बैलेंस आप कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं आप। इम्बैलेंस करना है तो आपको बैलेंस करना है। तो पहले जब लड़की आती है तो उसको, तो पहले पेशेंट जब आती है या फिर कोई लेडी आए, हाँ दूसरी एक और चीज, मुझे पेशेंट के भी पेपर रखा हुआ तो मुझे याद आया, कुछ कुछ लेडी जो होती है वो सूती का परिचर्या नहीं फॉलो करती, तो वो भी पीसीओडी की शिकार होती है। मतलब पहली प्रेगनेंसी तो एकदम नॉर्मल थी, पहले सिस्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन जब प्रेगनेंसी हुई उसके बाद जो है उसको सिस्ट हो जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती। ये समस्या कैसी है, अभी सूतिका परिचर्या में बताया हुआ है, नॉर्मल भी बताया है कि आपके जब सूतिका अवस्था खत्म हो कब होती है, जब आपको दोबारा रज बाहर आता है, आर्तव जो आपका फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से आती है, तो आप एक नॉर्मल जो है एक रूटीन में आ जाती है। पर कुछ कुछ लेडीज को लगता है ये तो बॉडी की प्रक्रिया है, प्रेगनेंसी के टाइम नो डाउट कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस बहुत है, बात का भी बहुत ज्यादा बढ़ना होता है, जो अपान वायु उसने गर्भ धारण किया हुआ था, इतने दिन से आपके बॉडी को होल्ड करके रखा है, एक बेबी को होल्ड करके रखा था, वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज है, तो हार्मोन इम्बैलेंस लेडी में आ जाती है चीजें। तो तीनों को सूतिका परिचर्या में करना क्या होता है कि लाइफस्टाइल उस टाइम आपकी जो रूटीन है वो उसका खाना पीना, फिर से वही आहार निद्रा ब्रह्मचर्य उसको फॉलो करवाना, उसके बाद से वो कैसे दोबारा से एक उसका आर्तव व श्रोतस जो है अच्छा हो जाए और उसकी कोई दुष्टि ना होती है। तो पीसीओडी बहुत सारी लेडीज में ऐसी भी रहती है, और ये कुछ कुछ अनअवेयर रहती है, वो बोलती है कि मुझे 6 महीने बाद पीरियड्स आए, मुझे 1 महीने बाद, 1 महीने 2 महीने 6 महीने आए, 9 महीने बाद है। आप तब तक उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमें पीरियड्स नहीं आ रही है, नॉर्मल है। और जब वो टेस्ट कराते पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 मतलब महीने बीत जाने पे जब वो टेस्ट कराते तो बोलते हैं कि मुझे तो सिस्ट है। सिस्ट कैसे, मुझे कैसे हो सकता है। तो आर्तव और श्रोतस जो डिस्टर्ब किया है आपने, सूतिका परिचर्या ना फॉलो करते, उसकी एक ग्रंथि बनी है आपके उसमें, ये सिस्ट वहां से आई है। आपका ओल्यूशन, आपका जो अपान जो दोष है वो तो शारीरिक प्रक्रिया फिर से स्टार्ट कर रही है चालू,
लेकिन आपने जो रूटीन है उस टाइम शरीर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब आपको आहार जितना क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं किया, तो सारे जो सप्त धातु वो भी डिस्टर्ब करते गए। और फाइनली जब आपने ये सोनोग्राफी कराई, आपको लक्षण दिखे कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ लेडीज में भी रहती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीनेज की प्रॉब्लम है। सूतिका परिचर्या भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से आपको पीसीओडी नहीं होगा, बाकी आगे की साइकिल आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य आपका मेंटेन रहेगा, इसलिए सूतिका परिचर्या बताई गई है। तुरंत तुरंत जॉब पे जाना, तुरंत तुरंत अपनी बॉडी की केयर ना करना, ये केयरलेसनेस वाली चीज है। इसीलिए मैं बोली कि वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज क्या है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर कितने अवेयर हैं कि मुझे कितने हेल्दी पीरियड्स आते हैं, मुझे कोई दिक्कत है क्या। आप कितनी बार किसी वैद्य को जाते हैं, आप एलोपैथिक मॉडर्न साइंस के पास जाते हैं, या आपके समस्या पर एलोपैथिक वालों के पास जाने के बाद से भी आप एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाते हैं क्या? क्या अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो भी द्रव्य हैं, वो क्या काम करती है कि नहीं, इस बात में भी सोचना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे, ये प्रैक्टिकल चीजें होंगी जो नॉर्मल लेडीज समस्या लेके आती है। प्रैक्टिकल चीजें में ये नॉर्मल समस्या होती है, तो लेडीज सोचती है कि हमारी ग्रंथि 1 महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए। 1 महीने में ये कैसी चीज खत्म हो जाएगी? मतलब हम 21 दिन की या उसको 1 महीने की जब मेडिसिन देते हैं, तो उसके साथ साथ उसको बोलते हैं कि आप फॉलो करिए आहार विहार, मतलब एकदम बैक टू बेसिक रूटीन। आयुर्वेद के एबीसीडी से स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि आपको इस टाइम पे खाना खाना है, आपका सोने का टाइम होना चाहिए। आप खाना बस ये पेट भरने के लिए खा रहे हैं, सिर्फ चावल ही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, दाल ही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ फल ही खा रहे हैं, नहीं। षड रस जो होता है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, मतलब पूरे सारे 6 रसों का आप सेवन कर रहे हैं, तब जाके बॉडी के अलग अलग जो न्यूट्रिशन है, चाहे वो आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हर एक प्लांट्स में अलग अलग चीजें उसके फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कुछ व्याधि के ऊपर अगर वो लैक कर रही हो चीज, तो आपको प्लांट ज्यादा दिया जाता है, वो हर ज्यादा द्रव्य ज्यादा दिया जाता है खाने के लिए। और ऐसे ही चीज जो है वो शतावरी का है, मैं शतावरी के बारे में बताऊंगी आपको कि शतावरी इतना फेमस क्यों है। आयुर्वेद के नाम पे लोग अश्वगंधा शतावरी ही जानते हैं कि शतावरी, इतना शतावरी कल्प खाते हैं कि ये मैंने लिया पर भी ठीक नहीं हुआ। पर आपने ये तो नहीं देखा, आपने ये तो नहीं देखा कि आपकी प्रकृति क्या थी, आपको हार्मोन में इम्बैलेंस क्या चीज को है, कौन सा दोष आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है, सिस्टम में ओवल्यूशन के टाइम आपको नहीं हो रहा है, या बीज बीज दुष्टि है, रैप्चर नहीं हो रहा है, ये चीज रूल आउट। या फिर ये टीएसएच थायराइड का भी रोल है इसमें, आपका थायराइड भी आपका रेगुलेट करती रहती है रिप्रोडक्टिव साइकिल को। तो ये सारी चीजों को रूल आउट करना होता है, क्योंकि ये एक साइकिल है जो आपको बैलेंस कर रही हो, और ये हर महीने ये साइकिल होने वाली है। तो आप जैसे रहेंगे, आप आहार जैसा करेंगे, आपकी रूटीन जैसा रहेगी, उस हिसाब से साइकिल आगे बढ़ती जाएगी, और आपको आगे चल के ये परेशानी करती जाएगी। और पीसीओडी पे इतना ध्यान क्यों देना, आज के जनरेशन को इतना अवेयर क्यों करना है? आयुर्वेद में इसको नेचुरली आप कैसे अपने शरीर को बिना हार्मोनल पिल्स के आदत लगाए बिना आप नेचुरली कैसे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, वो चीज सिखाई जाती है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि आप आयुर्वेद के पास आएंगे तो सिर्फ आपको ये सिखाया जाएगा कि औषधि दी ने वैद्य ठीक हो गए, नहीं। आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, आपके प्रकृति के अनुसार आप कौन सा व्यायाम कर सकते हैं, आपको कौन सा भोजन ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी किसी लोगों को तीखा ज्यादा नहीं होता, कि सहन नहीं होता है, तो भी तीखा खाएंगे तो आपको संभव वो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करने वाला है। पर आप उसके साथ आप उसको कम करने के लिए अगर आप ये घी का दूध का सेवन नहीं करेंगे, तो वो साइड इफेक्ट जो है आने वाला है तीखा खाने का, वो कम नहीं होगा, और ये डेली ये चीज बढ़ती जाती है अपनी लाइफ में। तो अभी चिकित्सा के ऊपर आएंगे हम कि योनि व्यापक कोई भी चिकित्सा की जाती है तो वात दोष की चिकित्सा पहले की जाती है उसमें। अब उसमें क्या क्या चीज आती है, एक्सटर्नल और इंटरनली हम कैसे काम करते हैं, कि हम जो है मेडिसिन द्रव्य के वो लेडी को ठीक करते हैं। उसके बाद पंचकर्म की तरफ कैसे जाते हैं, पंचकर्म जो है इसमें कैसे इतना इंपॉर्टेंस आता है, सिर्फ ये तेल और मसाज वाली चीजें हैं, मतलब बेस्ती जो एनिमा देना है वो सिर्फ एनिमा दे के पेट साफ कराने वाली चीज ऐसी नहीं है। फिर कुछ कुछ द्रव्य जो है इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं, तो हम पहले आएंगे कि ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, क्या क्या चूर्ण हम देते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास क्लिनिक में अभी ये शतावरी चूर्ण है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, शतावरी चूर्ण है। तो इसमें जो सारी चीजें लिखी हुई है वो क्या है, एक सिंगल द्रव्य के कितनी प्रॉपर्टीज है वो इसमें सारी लिखी गई है। कि ये आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में लिखी है कि शतारी गुरु होती है, शीत होती है, रसायनी होती है, मेधा अग्नि सबको बढ़ाने वाली चीज करती है। मतलब क्या है, एक सिंगल द्रव्य में इतने गुण है। अभी ये चीज प्रूफ कैसे हो गई, ये तो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी की वजह से हो गई, पर इस पे क्या रिसर्च किया गया है, रिसर्च भी किया गया है कि शतावरी जो है वो रिजुविनेशन के लिए काम करती है, और इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। मतलब क्या, ये औरतों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, टोनिक कैसे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और इसका रिलेशन पीसीओडी में इसको देने का मतलब क्या हुआ। कैसे पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंटी, तो ये एंटी डिप्रेसेंट काम करती है। तो एंटी डिप्रेसेंट जब काम करेगी, जो इसके फाइटोकेमिकल्स हैं
वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस को कम करने का काम करते हैं। दूसरी बात होगी कि ये कार्डियोवैस्कुलर भी है, ये आपके ग्लूकोज लेवल को, जो भी औरतें मोटी हैं, वो जो भी इनका वेट गेन हो रहा है, उसको ग्लूकोज के लेवल को ये मेंटेन करती है ये चीज, इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बाकी सारी चीजें आती हैं कि ये वय स्थापन का मतलब एजिंग जैसी आपको उसको रोकने का काम करती है, डाइजेशन को अच्छा करती है आपके। अगर शतावरी कर आपने दानी मतलब डाइजेशन अगर खराब है और आपने शतावरी कर लिया, तो ये कैसे काम करेगी? बेसिक इसके जो सारे गुण धर्म है वो यहाँ से एक सिस्टम से ना लेके पूरे सारे ओवरऑल सिस्टम में, मतलब पीसीओडी की समस्या तक, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस तक, आपकी स्किन में हेयर ग्रोथ से लेकर सारी पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करेगी। और इसीलिए इसको एक टोनिक के जैसे नाम दिया गया है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये इतना अच्छा काम करती है। अब शतावरी कल्प में शतावरी जो चूर्ण है उसमें यूज क्या किया जाता है? उसका मूल, स्त्री का मूल क्या है? स्त्री क्यों स्त्री है? क्योंकि वो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसका वो एक मूल है, स्त्रीत्व का मूल है। और वैसे ही इस जो जो हर्ब है उसका भी मूल जो है वो उसका मूल यूज करते हैं, और उस मूल में जो है वो सारी चीजें आपके स्त्रीत्व की जो चीजें हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छी रहे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे रहे, वो सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। तो आप इसके मूल को ले सकते हैं, इसका काढ़ा ले सकते हैं, आपका इसका चूर्ण ले सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि एलोवेरा। एलोवेरा आजकल कुमारी जो बहुत फेमस हो रहा है, सब लोग उसका सरस बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है। उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इतना अच्छा? कुमारी का नाम ही कुमारी है उसका, मतलब कि जो भी एक कुमारी, जो एक एज होती है कि हर एक आचार्य ने एक एज ग्रुप फैक्टर किया है कि एज डिवाइड किया हुआ है कि जो भी रज मतलब जिसको अभी रज नहीं, मतलब स्रोतस मतलब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू हुई है, उसके लिए कुमारी आंसू कितना अच्छा काम करती है और बाद में भी कितना अच्छा काम करती है। अब कुमारी की मैं फाइटोकेमिकल्स के बारे में बात करूंगी क्योंकि वही टर्मिनोलॉजी लोगों को समझ जाएगा। अगर मैं ये बताऊं कि वो आपके लिवर के लिए अच्छा काम करती है, टोनिक अच्छा काम करती है, तो आप ये मानेंगे पर कैसे काम करती है? उसमें ऐसी क्या चीज है, उसके कंस्टिट्यूएंट ऐसे क्या है कि वो इतना अच्छा आपके रिप्रोडक्टिव और ग्रंथि और पीसीओडी में पर्टिकुलरली कैसे यूज की जा सकती है? तो जो शतावरी है, मतलब अपने कुमारी सोरस है, कुमारी सोरस मतलब एलोवेरा जब आप लेंगे तो उसके फाइटोकेमिकल्स जो है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी तो चीजें हैं ही, प्लस वो लिपिड, अपने कोलेस्ट्रॉल, इस सारी चीजों को भी कम करने का अच्छा काम करता है। उसके फाइटोकेमिकल्स इस चीज पे बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए ये चीज, इस पे रिसर्च की गई कि जब पेशेंट्स को दिया गया मेडिसिन और कुमारी का सोरस पिलाया गया और उसके बाद बाकी सारी सपोर्टिव मेडिसिन दी गई, तो क्या ये कुमारी इस पे काम करता है? तो ये रेगुलेट करके रिसर्च पेपर किया जा चुका है कि कुमारी जो है, सिंगल कुमारी ही स्वरस लेने से आपको सारे जो इम्बैलेंस है, जो बोल रहे हैं कि रज और रज की जो दृष्टि है, मतलब आर्तो और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो दृष्टि है, पीसीओडी की जो दृष्टि है, वो खत्म होगी। और ये खत्म कैसे होगी? बेसिक कि फाइटोकेमिकल्स जो हैं, उसके जो केमिकल्स हैं, वो जो भी उसमें एलिमेंट्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से इस चीज को डाइजेस्ट करने में काम करेगी। और जो चीज आपकी कम है शरीर में, जो चीज कम है, उसी के समानांतर आपने कोई चीज ली तो उस चीज की वो उस सामान्य से सामान्य की वृद्धि होनी है, तो वैसे ही वो चीज बढ़ाएगी। अगर आपने मूल लिया किसी का, अगर शतावरी का मूल लिया, तो आपका मूल जो है वो भी अच्छा होगा। मतलब स्त्री का मूल क्या हुआ? उसका गर्भाशय उसका मूल हुआ, स्त्री तो उसी से है उसका। तो इसलिए ये चीज बहुत अच्छा फायदा करती है। फिर है दशमूल के, दशमूल में क्या है? दशमूल, दशमूल, दश मतलब 10 प्लांट्स के मूल हो गए। तो वो सारे सोचिए अलग अलग मूल जो एक पेड़ को पूरा बढ़ाने का काम करते हैं, उसी के मूल के जो फाइटोकेमिकल्स हैं उसने अपने बॉडी में अलग से तैयार किया। उस जो उसका मूल है उसमें ऑलरेडी वो सारी चीजें आपके जो बॉडी में है, वही एलिमेंट उसमें भी मौजूद होते हैं। तब हम चूज करते हैं कि ये एलिमेंट ये बॉडी से मिलती जुलती है तो ये सिस्टम पे अच्छा काम करेगी। तो इसके लिए भी सारे रिसर्च किए जा चुके हैं कि ये दोनों चीजें सिमिलैरिटी मिलने की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे कम हो जाता है। चूर्ण सिर्फ शतावरी का रसायनी है, अभी तिक्ता है, स्वादिनी रसायनी है, मेदा है, अग्नि पुष्टि करती है। तो ये बोलने पे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन जब ये हम प्रूफ करेंगे कि नहीं, इसके जो केमिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट्स है, जो आपके काम कर रहे हैं गर्भाशय पे, जो एलएच के लिए एक चाहिए आपको ट्रिगर कर रही है चीज, जो एफएसएच के लिए चल रही है चीज, शतावरी देने से वो कम होती है, तब ये बात समझ में आ जाती है, ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चूर्ण अच्छा काम करता है, इसका मूल अच्छा काम करता है इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नारायणी शतावरी आप डेली के लिए भी ले सकते हैं। जो भी लेडी है, जो भी अपने डेली हेल्थ के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, वो शतावरी चूर्ण का सेवन कर सकती है या मूल का काढ़ा पी सकती है। वो डेली हेल्थ के लिए होगा क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी डेली चलनी है। आप में रोज आहार रस का सेवन करना, खाना खाना, आपको सोना है। तो ये सारी चीजों को कैसे हम इस रूटीन में फिट कर सकें, तो आप डेली अपनी लाइफ को कैसे इस सिस्टम के साथ, अपने अपनी डेली लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ भी अपना रूटीन, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी ले जा सकें,
उसके लिए शतावरी चूर्ण खाना, आपको कंज्यूम करना सबसे अच्छी चीज रहेगी। दूसरी मैंने एलोवेरा के बारे में बताई कि एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज है वो एंड्रोजेनिक इफेक्ट को भी कम करता है। अभी एंड्रोजन बोलते हैं कि एंड्रोजन इफेक्ट से आपकी ऑयली स्किन होती है, पिंपल्स आते हैं। ये सारे अगर एंड्रोजन, अगर ये हार्मोन को हम कंट्रोल कर लेते हैं, कुमारी में जो है वो सारे केमिकल्स मौजूद हैं, जो एलिमेंट मौजूद हैं, तो उससे ये भी चीज कम हो जाती है। तीसरी चीज अशोक का चूर्ण है। अशोक है मतलब जो दुख को दूर करे, जो कि अशोक का चूर्ण है वो भी इसमें गर्भाशय के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसका काढ़ा चूर्ण है, ये भी हम देते हैं। इसे दशमूल का मैंने बताया आपको, दशमूल का काढ़ा ले सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं कि मैंने बताया कि कोई भी लेडी अपने घर पे बैठे बैठे नारायणी शतावरी चूर्ण का सेवन कर सकती है, पर आप उसको बिना किसी वैद्य को दिखाए आप अपने एक्सपेरिमेंट ना चालू करें। मैंने स्टेप जो आपको बताया था कि घरेलू नुस्खे जैसा ना ले। शतावरी चूर्ण मैंने क्यों बताया, कोई भी लड़की क्यों ले सकती है, कोई भी औरत क्यों ले सकती है, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक टॉनिक है, और ये आपका सिस्टम अच्छा रहे इसमें सारी चीजें हेल्प करती है, और आपकी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छी, इवन स्किन या फिर जो भी स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हेयर ग्रोथ जो एक्स्ट्रा होती है, वो सारा काम कैसे करता है, ये हार्मोनल लेवल कम करता है, एफएसएलएच को कम करता है, और वैसे आपके सारे सिम्टम्स जाने लगते हैं। तो ये इस चूर्ण की बात हो गई। अब बात करेंगे हम कि और बाकी क्या चीजें दे सकते हैं हम ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो वैद्य ने पहले, सबसे पहले जो भी आप वैद्य के पास जाएंगे वो ये बोलेगा कि आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ है, उसमें आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपका डाइजेशन कैसा है। मैंने ये बोला कि पांडु शोथ की भी चिकित्सा वहां करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एचबी बहुत कम करता है, तो कुमारी नारायण और शतावरी कल्प, ये दोनों की चीजें हैं। जो शतावरी चूर्ण है वो आपका एचबी भी नॉर्मल करने में हेल्प करता है, और आपका एक पैटर्न आता है। पांडु को एनीमिक कंडीशन या एनीमिया से जोड़ के ना देखते हुए उसके सारे लक्षण से हम जब जोड़ेंगे तब वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अगर मॉडर्न की ही टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे भी हम यही चीज लेने लगेंगे कि हमको ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स देख के करना है, प्रकृति ना देखते, उसका आहार उसका बल देख के ना करने है, तो ये ट्रीटमेंट मूल कॉज जो है वो वहां पे खत्म नहीं होगी चीज, और किसी भी वैद्य की चिकित्सा पूर्ण नहीं होगी। हर एक के अपना अपना सिस्टम है। तो अभी हमने बात कर ली, एक तो हमने पहला बताया मैंने कि नारायणी मतलब शतावरी का नाम है, शतावरी चूर्ण कितना इंपॉर्टेंट होता है, कुमारी स्वरस कितना होता है, एलोवेरा कितना अच्छा होता है, दशमूल क्या होता है। मैं बार बार मूल पे जा रही हूँ, मूल क्या है एक स्त्री का, मूल का स्त्रीत्व क्या है, इसलिए मूल उस पर कितना अच्छा काम कर रहा है। जैसी प्रकृति बाहर है वैसी प्रकृति आपके शरीर के अंदर है, इसीलिए जो सारे जो भी अपने हर्ब्स हैं, जो भी द्रव्य हैं, जो बाहर प्रकृति निसर्ग में जो भी दी चीज हुई वो आपके शरीर पे काम कर रही है। अब ये हो गया कि ये मेडिसिन की आदत नहीं लगेगी, और हर्ब्स ही हमको क्यों लेना है। आप पालक की सब्जी और ये सारी चीजें बड़ी फेमस होती हैं कि और ये खाएंगे, अनार का जूस पियेंगे, दारिम का जूस पियेंगे, या फिर आपको द्राक्षा खाना है, ये अच्छी चीज है। ये टेस्ट में ऐसी चीज है इसलिए आप रेगुलरली आप खाते हो। पर अगर शतावरी चूर्ण आपको मैंने बोल दिया तो ये डेली आपको लगता ही नहीं कि डेली इंक्लूड करने वाली चीज। इसको लगता है कि ये एक औषध है, ये एक औषध है, औषध की हमें आदत ना लग जाए, हम वैसे नॉर्मल खाना खा के हेल्दी रहे, इसलिए ये चीज यूज नहीं होती। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आयुर्वेद के बारे में लोगों का ज्ञान कम होता गया तो उनको ये चीज पता नहीं चलती है। अदरवाइज पहले के लोग इसको घर में ही लगा के रखते थे। एलोवेरा तो अभी सबके घर में, इम्यूनिटी की वजह से अभी एलोवेरा सबके घर में। तो वो आपके किस किस सिस्टम पे काम कर रहा है ये नहीं पता है आपको। वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आपके आर्तव व स्रोतस की दृष्टि के लिए कितना अच्छा काम कर सकता है, ये उसके एलिमेंट्स और उसके कंस्टिट्यूंट से ये सारे रिसर्च पेपर किए जा चुके हैं, और प्रूफ किया जा सकता है कि आपके लिपिड से लेकर आपके कोलेस्ट्रॉल से लेकर आपकी जो आर्तव की दृष्टि है, मतलब क्लेद जो है जिसकी वजह से आमता जो हो गई है उसको हटाने का काम करता है। अब क्लेद और आमता को हटाने का ऐसे आता है गुड़ची। गुड़ची मतलब अमृता, अपनी जो हम नॉर्मल संस्कृत में जो है उसको अमृता बोला जाता है। गुड़ची कैसे यहाँ काम करती है, बेसिक मैंने बताया था, पहले स्टार्टिंग में बताया था कि किस आमता की वजह से, अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से जो आहार रस से आपका बन रहा है वो अगर अच्छा ना हो, उसमें अगर अनडाइजेस्टेड फूड में आमता रह जाती है तो वैसे बाकी सारे धातु भी बनते रहते हैं। तो इसको क्लियर कौन करेगा, गुड़ची का काम यहाँ पे क्यों इतना अच्छा है, गुड़ची क्यों एक अमृत के जैसे काम करती है। ये सिर्फ फीवर में ही काम आती है नहीं, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है वो आपके आम पाचन में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हटाने का काम करता है, वहां का आवरण हटाने का करता है। मतलब वहां पे जो आपके पूरे सिस्टम में जो क्लीन नहीं हुआ, मतलब आपको भूख नहीं लग रही है, बहुत दिनों से खाना खा रहे इच्छा नहीं हो रही है, इस सबका दीपन पाचन काम करता है। दीपन पाचन काम क्या करता है कि आपके स्रोतस अवरोध को भी, जो फैट है, जो भी सेल्स हैं, उनको भी हटाने का ये अच्छे से काम करता है। इसलिए गुड़ची का काढ़ा या फिर गुड़ची के पत्ते खाना, इसलिए गुड़ची का चूर्ण देना इतना हेल्पफुल हो जाता है इस चीज के लिए। इसको इसको गिलोय भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये गिलोय के बारे में ऐसा हो गया कि गुड़ची आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो सिर्फ ये ज्वर पे काम करे, एंटी मलेरिया प्रॉपर्टी है उसकी, नो डाउट उसमें है, लेकिन आपके लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छे से कैसे चेक करोगे। बेसिक है कि जहाँ पे आमता हटाएगी,
कफ दोष के जहाँ शांता उससे आ जाएगी, आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। तो बट ऑब्वियसली आपका फैट मेटाबॉलिज्म अपने आप ठीक हो जाएगा और वो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जो अपने शुक्र और बीज दृष्टि जहां से जा रही है, बेसिक रस से बीज दृष्टि तक जहाँ पे बात जा रही है, वो पहला ही यहाँ पे कट कर देगा। यहाँ पे पहले ही आपने आम युक्त खाया है तो गुरुजी यहाँ पे उस चीज को क्लियर करेगी और बाकी जो धातुओं का पोषण है वो अच्छे से हो जाएगा और हर एक धातु के अग्नि को बढ़ाने का काम करेगी। मतलब हर एक धातु की अपनी एक अग्नि होती है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक पावर होती है, उसके पावर को बढ़ाने का वो काम करेगा। तो गुरुजी इसलिए इतना अच्छा काम करती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की भी बात होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता कैसे है। हार्मोनल इम्बैलेंस में तो LH-FS की कुछ तो कॉन्स्टिट्यूंट होती है ना, केमिकल कुछ रिएक्शन जो मॉडर्न टर्म में बोली जाती है। उसके लिए बेसिक चीज क्या है, आपका न्यूट्रिशन ही इतना क्यों है। कैल्शियम मैग्नीशियम, बाल झड़ रहा है मेरे बहुत ज्यादा उस पे, तो आप एक्स्ट्रा सल्फर जो है, एक्स्ट्रा सल्फर जो होता है जिसमें सल्फर बाल में रहता है, ये भी चीज हमको पता है, वो चीज मैं बाद में बोलूंगी आपको। नेचुरली जो चीजें आपके बॉडी में है वो चीजें आपके अगर किसी द्रव्य में भी हैं, उस चीज को आप कंज्यूम करेंगे तो बट डेफिनेटली जो आपका बीज दृष्टि है उसको खत्म करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा और ये साइकिल आपकी वैसी ही रूटीन जो है आपकी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब आर्त और श्रोतस की दृष्टि खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं पंचकर्म की। पंचकर्म में क्या क्या है, मतलब पंचकर्म से क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड सब लोगों को पता है कि क्लेंजिंग कैसे करनी है अपने बॉडी की। हर एक गाड़ी की रिपेयर करते हैं हम, हर एक जो भी सामान लाते हैं, टीवी लाते हैं, कुछ भी आते हैं, एक दरवाजा भी रहता है, सबके लुब्रिकेशन के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि वो सिस्टम कैसे अच्छा काम करे। तो ये भी एक सिस्टम है, शारीर और मन एक भी एक सिस्टम है। ये अच्छा कैसे काम करेगा, आप कैसे अगर स्वस्थ भी हैं तो स्वस्थ और कैसे बना रहे, ऋतुचर्या या फिर कैसा भी सीजन आए आपको फर्क ना पड़े, उससे आपकी बॉडी अच्छे से काम करे, सारे दोष धातु जो हैं वो एक सम मात्रा में रहे, उसका इक्विलिब्रियम बना रहे बॉडी का। इसलिए पंचकर्म इतना इंपॉर्टेंट होता है। पर पंचकर्म पहले क्यों नहीं देते हैं और इंटरनली मेडिसिन हम क्यों देते हैं, डेली रूटीन क्यों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करती हूँ कि पहले जो इंटरनली मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को, यही चूर्ण जो देते हैं उसके प्रकृति अनुसार हमको जैसा लगता है कि वो पांडु की है, शोध की है, या फिर वो 3 लड़कियों की मैंने जो कैटेगरी बनाई थी कि बी, टी और के, इन तीनों के जो लक्षण अनुसार है उसमें कौन सी दृष्टि बढ़ी हुई है, मतलब एक किसी में पिंपल्स आ रहे हैं तो हम उसको पित्त का, उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना हमको जरूरी होता है। कफ की है तो उसका वेट के ऊपर, हम वेट लॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, इसका कैसे वेट लॉस करना है। अगर वात की है तो उसमें क्षीणता आई हुई है, उसमें आहार रस उतना है ही, उसका न्यूट्रिशन इतना ही है, तो वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें और इस पंचकर्म में क्या बैलेंस है। पहले ही बताया था कि योनि व्यापक चिकित्सा मतलब वात की चिकित्सा होती है और वात की चिकित्सा जो है सबसे अच्छा काम जो है बस्ती से होता है। बस्ती क्या है, अर्ध चिकित्सा बताई गई, मतलब आपकी पूरी एक इंटरनली मेडिसिन खाना एक तरफ है और अर्ध चिकित्सा मतलब बस्ती सिर्फ सिंगल एक चीज। अब उसमें करते क्या हम, मतलब बस्ती मतलब लोग एनिमा समझ लेते हैं कि एनिमा लिया और काढ़ा, बस्ती जो है एनिमल लेने से पेट साफ हो जाता है। पेट साफ होने की बात यहाँ पे नहीं है। हम जो डिकॉक्शन जो बनाते हैं, जो क्वाथ बनाते हैं, एक दिन काढ़े की एक दिन तेल की होती है और ये कंटिन्यूस जो होती है 7 दिन के लिए। 7 दिन ही क्यों बोला है, मिनिमम जब बहुत मजबूरी रहे तो लोग 5 दिन के लेते हैं, लेकिन 7 क्यों देने, 7 धातुओं की वजह से बोला हुआ है। और तेल और क्वाथ का मतलब एक दिन जो हर्ब्स जो भी आपको द्रव्य हम दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, शतावरी है, दशमूल है, ये सारी चीजें अगर हम आपको इंटरनली बहुत सारा खाने को देंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तेल बहुत सारा पीने को देंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर यही अगर बस्ती के थ्रू आपको देंगे तो आपके बॉडी में वहां का जो म्यूकोसा है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा उस चीज को, और इसलिए इतनी कारगर होती है। और तुरंत बस्ती का इफेक्ट क्या होता है कि आपको उस दिन के उस दिन ही ये इफेक्ट दिखता है कि नहीं आज मेरी कमजोरी थोड़ी कम है, मुझे थोड़ा आज फ्रेश लग रहा है। तो ये चीज क्या हुई कि हमने उस क्वांटिटी को, उस डिकॉक्शन को, जो भी क्वाथ बनाया, जो पहली बस्ती दी उसको अनुवासन निरोध जो बोलते हैं हम लोग, तो वो कैसे इफेक्ट यहाँ पे करती है। तो उसके थ्रू ये कटी का मतलब वात का जो स्थान है, ये कटी और पक्वाशय शक्ति जो बताया हुआ है, मतलब आपके इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चीज है। और ये सिस्टम भी वही, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है अपना जो पूरा ओवरऑल है वहीं पे, आपका जो मल मूत्र का जो भाग है वो भी वहीं पे, उसके थ्रू दिया जाएगा तो वो आपके एब्जॉर्ब करके वो यूट्रस पे भी, बट ऑब्वियसली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करने वाली है, इसीलिए ये इतना अच्छा रहता है। उत्तर बस्ती नाम की भी चीज है, उत्तर बस्ती जो योनि मार्ग है जहां से आपका रज बाहर आता है, डायरेक्टली उसमें दे देते हैं ताकि आपकी ये यूट्रस में जाके वहां का एनवायरमेंट जो है वो अच्छा करे आपका, मतलब एंडोमेट्रियम वॉल से लेकर सारी चीजें वो एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, स्किन में जब भी आप देते हैं इससे सिक्रेट होती है और चीज अंदर जाती है। तो यही चीज आपके अंदर भी एनवायरमेंट है, वहां का जो लेयर रहती है, वहां का जो पित्त है वो भी वहां पे काम कर देगा, और आप जो काढ़ा देंगे, क्वाथ देंगे, वो तुरंत जो भी तेल देंगे वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो आपके बॉडी, आपके सप्त धातु को ऐसे 7 दिन में बैलेंस करने का काम करेगा। तो कुछ लोगों को एबॉर्शन भी होता है तो ये बोलते हैं कि हम तुरंत चांस लेने, क्या हमने मेडिसिन लिया तुरंत चांस,
अपने शरीर को थोड़ा सा जो सप्त धातु है उसको बैलेंस, जो एलिमेंट्स है आपके बॉडी में उसको बैलेंस करने का काम दे, अपने बॉडी को, अपने मन को ये थोड़ा समय दें। तो एबॉर्शन होने के बाद भी लेडीज सोचती है कि पीसीओडी था, फिर मैंने ये लैप्रोस्कोपी करा ली, उसके बाद तुरंत में ये इसके लिए चाहूँ नहीं। पहले अपने सप्त धातु को, अपने रिप्रोडक्टिव, अपने शरीर और मानसिक दोनों बल को बढ़ाइए, उसके बाद जो है आप चांस लेने की सोचिए। और बाकी जो गलती होती है, जो लड़कियां होती हैं उनमें ये चीज हम उत्तर बस्ती अवॉइड करते हैं, और नॉर्मल बस्ती से क्या होता है कि उसको इफेक्ट जल्दी आता है, मतलब बहुत ज्यादा स्थूलता है या बहुत ज्यादा क्षीण है, उसका बल नहीं है, और उसकी पॉलिसिस्टिक जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो हम साइमल्टेनियसली पाचन करने के बाद, मतलब 7 दिन उसके सिस्टम में सप्त धातुओं पे काम करने के बाद, एक पेट साफ कराने के बाद, उसका मन को ये, जब वो मेडिसिन लेती रहती है तो ये सोचती रहती है कि मैं ये सारे जो हर्ब्स ले रही हूँ उसका ये भी काम है कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी वो 7 दिनों में उसका वो कम करती रहती है, पर ये चीज दिखती नहीं है, वो पॉजिटिव होती रहती है लेडी, और जिनने जो पंचकर्म, जो डिटॉक्सिफिकेशन कराना था उसके लिए वो रेडी हो जाती है वो चीज। तो बस्ती एक अर्ध चिकित्सा है, इसके बारे में जितना बोले उतना कम है, और ये पंचकर्म में इस पार्ट में कितना अच्छा काम करता है, वात दोष की जो दुष्टि है वो वहीं पे खत्म करती है। हम तब से बोल रहे हैं कि होम्योपैथी की चिकित्सा जो है वात दोष के इम्बैलेंस होती है, वात दोष्टि की वजह से होती है। तो अगर आपने बस्ती दे दी जहाँ पे सबसे ज्यादा दुष्टि है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर ये चीज वहीं पहुंच गई, वहां से सारे हर्ब्स आपके एब्जॉर्ब हो गए बॉडी में, तो ये तुरंत वो चीज असर दिखाने लगती है, और आपका फ्लो, आपकी फ्रेशनेस जो है, आपके सारे जो लिथार्जिक चीजें हैं जो लोगों को आलस करने लगता है, फेवरिश फील होने लगता है, ताकत नहीं रहती कई लड़कियों को, वो सारी चीजें उसको दिखने लगती है। एक 7 दिनों में उसको एक लगता है कि मेरे अंदर अलग तरह की ऊर्जा आ गई है। तो बस्ती की ये चीज होती है, और बस्ती का बहुत सारा अलग कार्य है कि बस्ती सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि आपकी बॉडी में कैसे लगती है, इसके अलग से पूरे रिसर्च किए जाते हैं कि ऑब्जर्व करने के बाद या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कैसे काम करती है। फिर दूसरा है शिरोधारा नाम की चीज है। शिरोधारा क्या है कि आप जो है तेल की जो है वो धारा अपने यहाँ पे आज्ञा चक्र पे छोड़ते हैं। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे चूर्ण का लेप करते हैं, बाउंड्री यहाँ पे बनाएंगे आप, और वहां पे वो कंटिन्यूस तेल गिराते हैं, इसका क्या फायदा है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आहार के बारे में हमने बात कर ली थी, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि निद्रा, निद्रा जो चीज आपकी पीनियल ग्लैंड है, जो एक क्लॉक है आपके अंदर, एक क्लॉक जो है जिसकी वजह से आपके सोने की, उठने की सारी साइकिल है जो चलती रहती है, उस पे आज्ञा चक्र पे डायरेक्ट काम कर रहा है। आज्ञा मतलब आपको ज्ञान होना कि मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस, पीलियम ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड तक शिरोधारा की वजह से वो इंसान पॉजिटिवली हो जाता है, और उसको जो कितने दिनों की नींद ना मिली हो वो 5 से 10 मिनट में ही सो जाता है वहां। और पेशेंट ऐसा देखा गया कोई इतनी गहरी नींद में रहता है कि उसको उठाना पड़ता है कि अभी आपका कंप्लीट हो चुकी है। तो शिरोधारा से जो मेंटल स्ट्रेस है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, वो सारी चीजें, जो एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ गया, बहुत ज्यादा अपने आप को लेके खुद ब खुद डेली डेली नेगेटिव होता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम तो अंदर रहती है, पर बाहर जो प्रॉब्लम्स दिखती है, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी दिखती है, या फिर आपका मेल जो पर्सन जो वॉइस चेंज होने लगती है, ये सारे पिंपल्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो ये जो है आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकती है जी। और उसके बाद ये नींद पे इफेक्ट करते हैं, आप पूरे दिन आजकल मोबाइल फोन्स की वजह से, और भी सारे जो क्लॉक, एक पीनियल ग्लैंड का जो एक क्लॉक है अपने बॉडी में, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे सोना कब है, नेक्स्ट डे उठना कब है। एक दिन हम 7 बजे सोएंगे, एक दिन 10 बजे सोएंगे, एक दिन 3 बजे सोएंगे, तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा। हर एक शरीर का, हर एक बॉडी का, हर एक इवन मशीन का भी एक सिस्टम होता है जिस वो सिस्टम से चलती है। एक दिन 2 दिन ये चीज चल सकती है, पर बार बार आप करेंगे तो समा बॉडी उसको इफेक्ट दिखाने ही वाली है, आपके इंसुलिन को वो बढ़ाने ही वाली है, आपके हार्मोन का इम्बैलेंस करने वाली है। फिर तीसरी चीज आती है रक्त मोक्षण कैसे करते हैं। रक्त मोक्षण मतलब क्या हो गया कि हम लीच थेरेपी करते हैं, जलों का उच्चारण करते हैं। ये कैसे हुई, ये बहुत बात की लेवल हुई कि जैसे कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा पिंपल्स आ सकते हैं, और पिंपल्स आने पर वहां दाग हो जाते हैं, उसका हम क्या उपचार करेंगे एक्सटर्नली। लोगों को इंटरनली हार्मोन इम्बैलेंस कितना हो रहा है, इससे ज्यादा मतलब है कि हम एक्सटर्नली दिख कैसे रहे। इस वजह से इस चीज की तरफ भागते हैं, वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं कि हम दिख कैसे रहे, हमारा बाल इतना झड़ रहा है, हमारा प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं ऑफिस में नहीं जा सकती, मुझे इंटरव्यू में नहीं लिया जाएगा। या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन एक रहना इंपॉर्टेंट, एक प्रेजेंटेबल रहना इंपॉर्टेंट है। तो जलों का उच्चारण लीच थेरेपी से क्या होता है, लीच जो है, जो जलू है, उसमें एक न्यूरॉन्स अलग से बहुत सारे, उसके बॉडी में पूरे न्यूरॉन्स रहते हैं, उसकी एक अलग स्टडी है कि वो जहां पे भी टेम्परेचर गर्म रहता है उसके लिए वो एक्टिवेट रहती है, लाइट की तरफ एक्टिवेट रहती है। तो जब आपके चेहरे पे जो है, जब आप हाथ लगाओगे, तो मैंने पहले बोला कि एक जो पी नाम की लड़की थी उसको बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं। पित्त क्या कैसा काम है, पित्त का मतलब है हीट का ही मतलब नहीं है, पित्त का मेटाबॉलिज्म से भी काम है। तो यहाँ का जो आपका शरीर का जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, अगर उसमें पित्त बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो पित्त बढ़ा हुआ है, अगर उसमें दुष्टि है, तो इसको हम निकालेंगे। वो दुष्टि हो चुकी है, पर लोकली हम किसी से कट करके वो नहीं निकाल सकते,
तो जलु यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ की भी शुद्धि, मुख की जो शुद्धि है वो जलोकाचरण से हो जाती है, और इसकी सेटिंग हम करके जो एक्सटर्नल जो है अपने फेस का है वो भी कॉस्मेटिक पर्पज से वो भी चीज ठीक कर देते हैं। तो ये चीज आ जाती है कि ब्लीच थेरेपी कैसी रही। फिर आता है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। मैं सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य यही व्याधि का मूल है। आप दोष धातु को ना समझ पाए या फिर सप्त धातु को ना समझ पाए, लेकिन अपनी डेली रूटीन तो सबको समझ में आती है कि हमें डेली रूटीन में क्या रखना है। प्रज्ञा अपराध मतलब आप जानबूझ के अपने लिए अगर बार बार वही चीज करेंगे तो ये चीज आपको कहीं सम बॉडी आपको दिखाने ही वाली है। आप उसको इग्नोर करते रहते हैं तो बॉडी उसको ऊपर अपने स्किन के थ्रू तो वो चीज दिखाने वाली है, आपको पेन के थ्रू दिखाने वाली है। आपको पेन जब तक नहीं होगा तब तक आपको ये समस्या पता नहीं चलती है। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा और सबसे उत्तम बताएगा। कपाल भाती करने से, सिंगल कपाल भाती, ये सारे बहुत सारे रिसर्च भी चल रहे हैं इस पे, प्राणायाम का आजकल लोगों को अवेयरनेस भी हो सकती है। कपाल भाती प्राणायाम एक सिंगल स्ट्रोक करने से क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रोक मारने से आपको पेट में जो है बार बार हवा छोड़ने से, मतलब आप ब्रीदिंग जो छोड़ते हैं, ब्रीदिंग इन एंड आउट की जो एक्सरसाइज होती है छोड़ने की वजह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे अच्छा होता है। तो पहले ही बोला था कि सबका किंग ऑफ सारे व्याधियों का किंग योनि व्यापक क्या है, वात की दुष्टि है। अगर वो प्राणायाम से, जो प्राणायाम का मतलब प्राण, जो आप जो वायु ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, अगर वो अगर मेन सर्कुलेट हो गया, आपके सेल को हर एक को ऑक्सीजन मिल गया अच्छे से, तो वो अपना मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया उसका अच्छे से काम कर सकता है। वहां पे फैट कहीं कहीं डिपोजिशन होने का मतलब ही नहीं रह जाता। और दूसरी बात है कि वो कपाल भाती करने की वजह से जब 2 से 5 मिनट 10 मिनट ये लगातार आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी वजह से ट्रिगर आउट होता है, उसको एक एक्सरसाइज मिल जाती है। आप अंदर एक्सरसाइज कैसे कराएंगे, उसको मसल की एक्सरसाइज कर लेंगे। पर ये स्ट्रोक की वजह से जहां पे ये मेनली जो है आपके इंटेस्टाइन से लेकर बाकी सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी एक एक्सरसाइज अंदर के अंदर हो जाती है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो कपाल भाती के एक सिंगल प्राणायाम में मल्टीपल यूजेस हैं। अगर किसी को डेली अपने पीसीओडी के लिए करना है तो मैं ये बोलूंगी कि नारायणी जो मतलब शतावरी का जो है शतावरी चूर्ण का सेवन करें, एलोवेरा खाएं, हेल्दी रहने के लिए भी ये चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी के लिए बताया, आपको पीसीओडी ना हो फ्यूचर में, आपको जो भी इनफर्टिलिटी और बाकी जो व्याधि है स्त्री के रिलेटेड, जो भी व्याधि स्त्री रोग है वो सारे ना हो, तो आप शतावरी चूर्ण का सेवन करें, कपाल भाती प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। जिससे अनुलोम विलोम करने से क्या आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये तो बेसिक, ये सबको पता है कि आपके शरीर में जितना ज्यादा प्राण वायु रहेगी, जितना अच्छे से वो काम करेगा, ऑक्सीजन जितना अच्छे से रहेगा, वो हर एक माइनट माइनट सेल को उतना अच्छे से काम कराएगा। हर एक अपने ऑर्गन की, अवयव की एक मेमोरी होती है। अगर आप उसको बार बार ट्रिगर ऑफ करें नहीं करेंगे, उसके हिसाब से रूटीन नहीं रखेंगे, तो उसकी डिस्टर्बेंस होने वाली है और वो चीज बाहर दिखने वाली है। तो पहला है, मैंने बताया कि दशमूल, दशमूल का जो कार्ड था वो ले सकते हैं आप, शतावरी कल्प ले सकते हैं। और इस पे सारे ये ऐसे ही नहीं बोलना है, सब पे रिसर्च हो जा चुकी है। ये बोलते हैं कि आयुर्वेद का मतलब ये प्रूफ क्या है सारे, तो ये सारे आयुर्वेद के लोगों ने, सारे साइंटिस्ट ने ये सब चीजों का प्रूफ दिया हुआ है। ये सारे जो भी मैं बोल रही हूँ कि फाइटोकेमिकल होते हैं, एंड्रोजन इफेक्ट कम हो जाता है, ये सारे हार्मोन जो केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हुए हैं, वो सब कुछ प्रूफ किया गया हुआ है। तो आपको ये रिसर्च पे आयुर्वेद को और जानने की जरूरत है, वैद्य के पास जाने की जरूरत है। ये एक साइंस है आयुर्वेद, जिसमें सब चीजों का, आपकी प्रकृति से लेके आपके मूल का, जो स्त्री का मूल है उसको ठीक करने का काम करती है। फिर है कपाल भाती, अनुलोम विलोम और बाकी सारे प्राणायाम है, जैसे अर्धलासन है, मंडूकासन है। मंडूकासन करते टाइम आप पूरे के पूरे पैंक्रियास पे मेन फोकस करता है, डायबिटीज को के लिए भी अच्छा काम करता है। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट जो भी लोग हैं उनके लिए मंडूक प्राणायाम बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ कपाल भाती आप एटलीस्ट जो भी यहाँ पे जो भी औरतें सुन रही हैं, जो भी लड़कियां सुन रही हैं, उनसे यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रखने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ चीजें तो करनी ही चाहिए। एक तो शतावरी चूर्ण अगर आप ना खा पा रहे हैं, चलिए वो आपको नहीं, आप हेल्दी हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपकी साइकिल अच्छी है, तो कम से कम और अच्छी रहे आप, तब आगे जाके ये चीज, कोई बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर तो चेंज होता रहेगा। आई थिंक मैम का कनेक्शन थोड़ा, कुछ उस कनेक्टिविटी हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम। हेलो। नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई थी। जी मैम, हाँ कंटिन्यू हाँ, हो गया, करिए। वही प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो हाँ, तो मुझे यही चीज बतानी है कि नॉर्मल जो भी लोग हैं जो अपने घर में हैं, हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके लिए अब ये बेसिक मेरा ये बोलना रहेगा लास्ट में।
कि आप जो है अगर आप आहार में अपना अच्छा सेवन करें, टाइम टू टाइम खाना अच्छा करें, अपना नींद जो है प्रॉपर लें, अगर नींद नहीं लिए तो सुबह उठ के प्राणायाम करना जरूरी है कि आज जो है अगर मेरी नींद अच्छी नहीं हुई है तो मेरे जो दोष धातु हैं वो बिगड़ सकते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट आएगी क्या। आपका जब एग्जाम चल रहा हो तो एग्जाम में एक 15 मिनट, एक 10 मिनट तो निकाल सकता है इंसान। 10 मिनट जो है कपालभाति प्राणायाम करेगा, उल्टा उसको और भी रीगेन और अनुलोम करेगा, तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपके माइंड में सब लोग बोलते हैं ऑक्सीजन जाएगा, शीर्षासन करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन पूरा ब्रेन में जाएगा तो हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी। वो कपालभाति अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लेकर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। और मैंने अलग अलग तरह के सारे प्राणायाम हेलो। हेलो, हाँ कंटिन्यू करिए मैम, कुछ नेटवर्क का हाँ शायद प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये चीज होती है इम्यूनिटी से लेकर अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से लेकर आपका वेट लॉस बराबर है, अगर आपने कभी खाना ज्यादा कर लिया या फिर आपका कंटिन्यूस उस मंथ में ज्यादा करें तो आपके लिए तीन प्रमुख चीज क्या होंगी। मतलब इतनी सारी चीज होगी, ये तो वैद्य के पास जाएंगे आपको चिकित्सा देगा, सिद्धांत होगा, पर आपको डेली रूटीन में क्या चीज अपनानी है। इस मेन जो पूरे इसका लेक्चर का या अवेयरनेस का मैंने ये क्यों लिया है, पीसीओडी के बारे में बताना से ज्यादा ये चीज है कि आप अपने लिए कितना अवेयर है, अपनी बॉडी के लिए कितना अवेयर है, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कितना अवेयर है, उसके लिए आप डेली क्या फॉलो कर सकते हैं। आप हेल्दी हैं और हेल्दी रहें, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ आपका कैसा बना रहे, इसीलिए ऋतुचर्या, दिनचर्या, वेग का धारण ना करना, ये सारी चीजें, मल मूत्र का त्याग करना, आपका एक टाइम में मल मूत्र का त्याग, मतलब मूत्र का जो है फ्रिक्वेंटली आप जब भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं लेकिन जब भी आपको लगता है उस वेग को ना रोकना, आप टाइम टू टाइम, आपको जब भी यूरिन की कॉल आती है तो आप जाएं उसको करें। फिर आपका वेट का जब आता है, जब आपको पुरुष मतलब अपना त्याग करना हो, मल त्याग करना हो, तो उसके लिए वेट ना करें इधर से उधर। लोग टाइम पास करते रहते हैं, फोन लेके देखते रहते हैं, गर्म पानी पियेंगे, आपका वो एक्स्ट्रा चीजें ना करे, बॉडी को अपने सिस्टम की वजह से काम करे, जैसे प्रकृति अपनी काम कर रही है वैसे साइकिल आपकी बॉडी की काम। 6-5 बजे नहीं उठना पड़े, 6 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे उठ सकते हैं, अपने लिए आधा घंटा तो निकाल सकता है कोई भी। तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम डेली का डेली आपको करना ही चाहिए, 5 से 10 मिनट, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और जिसको किसी व्याधि के अनुसार उसकी वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। फिर सूर्य नमस्कार, आजकल सब जगह हो गया है सूर्य नमस्कार, तो इंटरनेशनल चीज हो गई कि सूर्य नमस्कार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लोग बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज कर लो, कार्डियो की एक्सरसाइज कर लो, ये सारी की चीजें, ये सारी चीजें सूर्य नमस्कार में आ जाती है। जो 12 स्टेप हैं, ये जो 12 स्टेप बताए गए हैं सूर्य नमस्कार में, वो ओवरऑल आपकी बॉडी बॉडी के हर एक मसल के ऊपर अच्छा काम करती है और हर एक चीज के ऊपर काम करती है। जब आप उस एक ही फर्स्ट स्टेप से लेकर 12वें स्टेप करेंगे तो ये सारे के सारे जो सिस्टम है उस पर भी अच्छा काम करेंगे। और मानसिक आपको एक जो है कि हाँ मेरे मुझे बहुत ज्यादा पसीना आना चाहिए तो ही मेरी एक्सरसाइज आए, तो आपको ज्यादा पसीना लाना है तो 12 से 100 बार सूर्य नमस्कार करके देखिए, बाकी कोई एक्सरसाइज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी हलासन है और बहुत सारे आसन है जो अलग अलग है, चीज जो मैंने बताए हुए हैं, बाद में आप देख सकते हैं, मैं फॉलो भी लिंक भी कर दूंगी उसका, कि वो देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या प्रमुख प्रमुख व्याधियों के लिए हर एक योगासन से, प्राणायाम ने, इंडिया ने, अपने भारतवर्ष ने हर एक व्यक्ति को स्वस्थ घर पे ही कैसे रहे, अपना स्वस्थ खुद से कैसे बनाए रहे, इसके लिए दिया हुआ है। तो पीसीओडी को इन जनरल हम आयुर्वेद में योनि व्यापक चिकित्सा बोलेंगे। और यहाँ पे मैं बार बार यही फोकस करूंगी, एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अपना करें, अच्छा करें, और अपने मानसिक संतुलन को इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अपने को डिस्टर्ब ना करने के लिए ये प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, जो लोग बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करते रहो, इसको करते रहें। और हर एक लेडी, हर एक लड़की ने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्दी करने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। पीसीओडी एक कोई बहुत बड़ी अलग से व्याधि है, आपको ये ठीक नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी चिकित्सा नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओवरऑल आप जब आयुर्वेद के पास आएंगे तो आपको ए टू जेड फ्रॉम एबीसीडी, आपकी दिनचर्या से लेकर आपके हेल्दी तक, आपकी प्रेगनेंसी तक और सूती का परिचर्या तक बताया हुआ है कि आप पूरे स्वस्थ कह रहे थे। थिंक कुछ से बचे रहे। नेटवर्क का इशू। जी मैम। हेलो। हाँ। हेलो, हाँ। हेलो। अ, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, जी मैम। ओके। तो यही पीसीओडी के बारे में, और अगर क्वेरीज रहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हर एक बॉडी टाइप का, अपनी प्रकृति को जानना, अपने आहार व्यय को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं बोलना चाहूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव रहना।
एक्टिव किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं। आप खाने के बाद थोड़ा चल सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, आपको अलग से एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा है। अभी वॉशिंग मशीन का जमाना आ गया तो कपड़े हाथ से नहीं धुलेंगे, वो प्रेशर नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजें रोज नहीं करिए, एक दिन तो कर लीजिए अपने लिए, तो आपकी एक्सरसाइज होगी। तो डिपेंड करता है, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम कर लीजिए, तो आपको किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योगासन, एक्सरसाइज, आहार विहार ये सब अच्छा रहेंगे। पथ्य को फॉलो करेंगे आप कि विरुद्ध आहार कैसे खा रहे हैं, सब चीजों को। विरुद्ध आहार मतलब क्या है? दूध और मछली, जैसे कभी कभी लोग नॉनवेज में क्या करते हैं, फिश और नमक एक साथ खाते हैं, ये व्याधि है। अभी एक चीज और मुझे याद आई कि लोग वेट लॉस के लिए आजकल हनी और ये वार्म वाटर में या गर्म पानी में हनी मिला के पीते रहते हैं। ये आयुर्वेद में एकदम विरुद्ध है और ये विष के जैसे काम करती है। ये एक है कि स्लो पॉइजनिंग वाला काम हो गया कि धीरे धीरे आपके शरीर को, आज नहीं तो कल वो आपको इफेक्ट दिखाना है। तो आयुर्वेद में अगर वेट लॉस अगर आपको करना है, आप घर में हनी लेना चाहते हैं, मध लेना चाहते हैं, तो ठंडे पानी में या नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में लीजिए, आपका वेट लॉस उससे भी होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से, बाहर से एक्सटर्नली गर्म पानी पी के आपके बॉडी जो स्टमक का टेम्परेचर उसको डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि आप प्राणायाम योगा करके अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाइए, फैट को डिसॉल्व करिए, अपने सारे प्लेट को और मीट को सबको हटाइए और मानसिक संतुलन और एक कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। इससे हो सकती है चीजें। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आयुर्वेद का तो आपने बहुत ही, हाँ मैं बीच में डिस्कस कर, आयुर्वेद में बहुत वास्ट चीजें हैं, तो मुझे जितने कम समय में जितने आप लोगों को समझाना चाहती थी कि बेसिक क्या था, मैं समझाने की कोशिश करें। इस पे बोलना चाहें तो हम बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन सबकी क्वेरीज क्या रहेगी, आप कैसे कमेंट करते हो उस हिसाब से मैं आपके आंसर देते जाऊंगी। जी मैम, मतलब बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं, आपने इतने डिटेल में हम लोगों को समझाया कि मतलब ये डाउट आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग क्या समझते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस में कुछ लक्षण देख लेते हैं, बस एक ही तरह से देखते हैं। जो आपने बताया कि वात पित्त कफ अलग अलग करके जो हम लोग अप्रोच करते हैं वो आयुर्वेद में अलग रहती है, और जिस हिसाब से उनके कौन कौन से कॉजेज रहते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि रजस्वला जैसे आपने बताया और सूत का रघुशाला परिचर्या फॉलो परिचर्या। ना करना, रजस्वला परिचर्या ये सब फॉलो ना करना, और जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इनको फॉलो ना करना, दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो ना करना, तो एक मिला जुला कर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जिसको आपने बहुत ही इलेबोरेटली और बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट आपने बताया, एकरी चूर्ण में हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं, और उसके बाद पंचकर्मा में कौन कौन सी थेरेपीज रहती हैं, उसके बाद योगा में हम लोग कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, उनको बिल्कुल आपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिसके भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं मैम को मॉडरेट कर दूंगा। मैम मैम एक लोकेंद्र भगत जी का क्वेश्चन आया है। नमस्ते, आई एम फ्रॉम नेपाल। पीसीओडी में अपथ्य और पथ्य क्या क्या होंगे, कृपया बताने का कष्ट करें। ओके, पथ्य और अपथ्य वाली चीज हो गई। तो अभी मैंने आपको बोला कि पथ्य क्या हो गया। पथ्य मतलब आहार और विहार आपका कैसा रहता है, आपकी एक्टिविटी कैसी रहती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला कि जब भी क्लेद युक्त आहार ना खाना, मतलब जंक, यही पथ्य सबको पता है। और मतलब जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, अब एक्स्ट्रा शुगर, कोल्ड ड्रिंक में एक्स्ट्रा शुगर है। जो आपकी एक्टिविटी नहीं है पर आप एक्स्ट्रा शुगर खाएंगे तो बॉडी आपके डाइजेस्ट कैसे करेगी। और उसके साथ आप सॉल्टी ज्यादा, जैसे चिप्स है, ये सारी चीजें जो लेज है, ये ज्यादा चीजें खाते जाते हैं, ज्यादा मीठा खा रहे हैं। मीठा खाने की भी एक लेवल है, आप उसको ज्यादा खा रहे हैं और एक्टिविटी नहीं है तो बॉडी उसको समाव फैट में तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ही करेगा। तो पथ्य ये होगा कि आप जो है एक सम षड रस वाला चीजें खाएं, मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मतलब षड रस वाली चीजें खाएं। जैसे न्यूट्रिशन वाली चीजें खाएं, सिर्फ और सिर्फ आप फ्रूट्स का सेवन करें। आपको ऐसा लगता है तो शतावरी कल्प का मैंने बताया कि डेली रूटीन में शतावरी चूर्ण यूज कर सकते हैं। अब पथ्य क्या होती है चीजें, यही जंक फूड्स जो है जो नॉर्मल लेवल से हैं, बार बार ना खाते रहे। डेली लाइफ वाली क्या चीज होती है कि आप बार बार 3 घंटे में 2 घंटे में वेट लॉस करना है, इसलिए मैं सिर्फ खीरा ककड़ी खाऊंगी, ऐसे वेट लॉस नहीं करना है आपको। ये अपथ्य होगा टोटली। ये आपके आहार रस की क्वालिटी को गिराएगा, और अगर आहार रस अच्छा नहीं होगा तो न्यूट्रिशन आपको आगे की बातों को नहीं मिलेगा।
तो पथ्य वाली चीजें यही होगी कि रजस वाला जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही होगी तब भी आपको रूटीन फॉलो करनी है, खाना एक लाइट फुली खाना है। और अपथ्य उसमें विहार में क्या चीज, विहार मतलब जो आप चलना के लिए एक्सरसाइज करते हैं और प्राणायाम योगा ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ये उसके लिए पथ्य वाली चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीजें होती है बहुत ज्यादा शुगरी चीजें, मैंने पहले बताया कि मीठा बहुत ज्यादा खाने की वजह से ही बढ़ जाता है। अब कुछ लोग सिर्फ चावल ही खाएंगे तो चावल ही खाते रहेंगे, तो वो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज होती है कि उससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, उससे सिर्फ पेट भरेगा। तीसरी चीज ये है कि पथ्य, सबसे बड़ा पथ्य मैं फिर से बोलूंगी, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार आप कैसा खा रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जो है आपका, कुछ फल इंक्लूडेड है उसमें, आप काले किशमिश खा रहे हैं उसके साथ में, और आप अपना ये ध्यान भी दे रहे हैं कि आपकी कुछ एक्टिविटी भी हो गई है। अब पथ्य क्या हो गया कि आपकी ना टाइम पे सो रहे हैं आप, खाना भी आपकी टाइमिंग नहीं है आपकी, मतलब आज मैंने 3 बजे खाना खाया दोपहर में तो कल 1 बजे खा लूंगी, तो पूरा टाइम खाया नहीं, डायरेक्ट रात में 6 बजे खाऊंगी, फिर रात में 10 बजे खाऊंगी। ये सारी चीजें अपथ्य में आ गई। जंक फूड के नाम पे पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, ये भी बोलना नहीं जरूरी है। आप जो स्वस्थ चीज जो भी है, अच्छी चीज है, वो एक्स्ट्रा भी खा रहे हैं, आपको पाचन नहीं हुआ उसके बाद भी आप इंटेक करते जा रहे हैं, खाना खाते रहते हैं, तो वो भी एक अपथ्य आपके लिए होगी वो चीज, आप उस हिसाब से एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो पथ्य अपथ्य में यही चीज है कि आप जो है एक्स्ट्रा एक संतुलित आहार करिए, घर का नॉर्मल खाइए। आपको जब लग रहा है कि हाँ मुझे आज मीठा खाना है, तो उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटी रही। मीठा खाने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी स्वीट चीज है वही खाने से आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगी। जो बाहर की, एक दिन क्या होता है, एक दिन आप क्या करेंगे, दही का बहुत सेवन कर लेंगे, दूसरे दिन इडली सांभर कुछ खा लेंगे, फर्मेंटेड चीज खा लेंगे, और ये जो साइकिल है, आप पूरे हफ्ते में कुछ ना कुछ अलग चीज खाते जाते हैं बाहर की। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपने दही खाया था, मैंने एक बार ही खाया था, एक बार तो खाया था, पर हफ्ते में पूरी चीज खराब खाई थी, फर्मेंटेड चीज खाई थी, इडली कितने दिन की बाहर बनी रहती है, और वो आपने इंस्टेंट बन लिया, नूडल्स खा लिया आपने, मैगी खा लिया। इस पे ये बोलना होगा कि एक दिन से खराबी नहीं आएगी, एक दिन मैगी खाने से खराबी नहीं आएगी, पर हफ्ते में हर दिन खाने से तो खराबी आएगी, आप डाइजेस्ट नहीं होगा। मैदा जो है सबको पता है कि जो नूडल्स की जो बेसिक क्वालिटी है, मैदा वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, पेट में वैसे ही चिपका रहता है, और वैसे ही चीज वो बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। तो ये टोटली पीसीओडी का पथ्य, और पथ्य का मतलब ये हो गया, आहार संतुलित खाइए आप, एक्सरसाइज एक डेली रूटीन रखिए। बाहर का अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस हिसाब से अपने आप को कैसे आप लेके आ रहे हैं कि आज मैंने ये चीज एक्स्ट्रा खाई है तो इसके लिए एक्टिविटी क्या करूँ, ये सोल्यूशन निकालना है कि आपने कल ये चीज की थी तो आज उसका सोल्यूशन निकाला ताकि आगे जाके वो अफेक्ट ना करे। तो ये रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर ज्योति जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स? ओके, ठीक है। स्मॉल फॉलिकल्स या सिस्ट या ग्रंथि जो भी चीज हो गई, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल हो या कुछ या फिर ये फाइब्रस हो, कोई भी चीज हो, उसका बेसिक हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहले मैंने बताया कि आपको शतावरी चूर्ण में जो है सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो सिस्ट। और दूसरी बात एक और आ गई कि यहाँ पे सिस्ट काम करने के लिए भी भेदन द्रव्य है, जो भेदन कम करते हैं, मेदो हरकत, जैसे कांचनार का हो गया, कांचनार जो है वो भेदन का काम करता है, तो सिस्ट को कम करने का काम करता है। और सिस्ट कम कैसे होगी, फॉलिकल्स जो है वो कम कैसे होंगे, उसकी साइज कैसे पर्टिकुलर सही रहेगी जब आपका ओवरऑल सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये सारे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हम ट्रीटमेंट पे जो है कांचनार चूर्ण का यूज करते हैं, कांचनार गूगल का यूज करते हैं, जिसकी स्वेलिंग ज्यादा है उसको पुनर्नवा। ये टोटली सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट कैसे हो गए, आपकी प्रकृति को देख के, ना कि आपकी साइज को देखे कि फॉलिकल्स की साइज कितनी है उसके हिसाब से वो औरत किसके सिम्टम्स क्या है, मतलब वो मोटी है या पतली है, या फिर उसके बाद उसका वेट गेन कितना है, इसके हिसाब से। तो कांचना, नारायणी, आपका गिलोय, और बहुत सारी जो ड्रग्स हैं जैसे अशोक है, दशमूल है, ये सारी चीजों से जो है वो साइकिल भी होती है, और साइकिल रीगेन करने के बाद ये जो है ये भेदन करने के बाद जब साइकिल आपकी प्रॉपर फ्लो में आ जाती है, तो ये सारे जो है नेक्स्ट जो आपकी रज है उससे ये चीज बाहर आ जाती है और सिस्ट कम हो जाती है। फिर उस गायब नहीं होता सिस्ट, कहीं से वहां से वो नहीं होता, वो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो है उसके साथ वो बाहर चीज आ जाती है नेक्स्ट साइकिल में। अगर आपने पर्टिकुलरली आहार निद्रा ब्रह्मचर्य प्लस जो मेडिसिन है प्लस आपने अगर पंचकर्म कर लिया तो उसके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो आपने जो स्टिमुलेट कर यूजर्स की चीज है वो खाई है। फिर यष्टि काश्मीरी कल्प है या कल्याण घृत नाम की चीज है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है इस फॉलिकल्स को अच्छा काम करने में। इसके जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, यष्टि क्या करती है, किसी भी चीज को माइनस चीज को वो एब्जॉर्ब करती है अच्छे से चीजों को, और वहां से जो भेदन का काम है वो अच्छा है। तो
यष्टि कश्मीरी कल्प लेना अच्छा हो गया, महाकल्याणी घृत लेना अच्छा हो गया, शतावरी अच्छा हो गया, घृत कांचन गुगुल हो गया, पुनः गुगुल हो गया। ये सारी चीजें जो स्मॉल फॉलिकल्स को अच्छे से कम करती है, चाहे वो मल्टीपल हो या सिंगल की चीजें रहे, सिस्ट की चीजें रहे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। और एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरीन बानू जी का ये क्वेश्चन है, फॉर नॉर्मल लेडी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शतावरी चूर्ण इज टू बी टेकन एंड अलोंग विथ विच अनुपान? ओके, ठीक है। शतावरी चूर्ण जो हर एक नॉर्मल लेडी के लिए अनुपान चीज पता है, ये बात तो अच्छी है। शतावरी चूर्ण जो है हर एक लेडी जो है सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच ले सकती है, पानी के साथ ले सकती है, हनी के साथ ले सकती है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसके साथ साथ मतलब कोई भी शतावरी फल घृत, बहुत सारे ऐसे जो स्त्रीत्व को बढ़ाने के लिए, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और भी सारे द्रव्य बताएं, उसके साथ इसलिए अच्छे थे। सिंपल शतावरी चूर्ण जो है 1-1 चम्मच लेना है, आपको हनी के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना का डोज रहेगा, अगर वो छोटी है वेट के अनुसार है तो ऑलमोस्ट 1 स्पून का मतलब होता है, 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम्स लेना होता है। तो 5 ग्राम का जो है आप, और एक 1 स्पून टेबल स्पून अपना जो 5 ग्राम की क्वांटिटी में आता है, वो डेली कोई भी औरत डेली ले सकती है, सुबह शाम जो है खाली पेट ले सकती है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। आई होप सभी की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। तो मैम, पूरे अनुभूति परिवार की तरफ से और हम लोगों से वैद्य आनंद पांडे भी जुड़े हुए हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं अनुभूति ट्रस्ट के, तो उनकी भी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का ये मतलब एक और रिक्वेस्ट रहेगी, एक और कोई हम टॉपिक के साथ आएंगे और हम लोग डिस्कस आज करेंगे। मैंने थायराइड के बारे में भी फोकस करना, जो बहुत ज्यादा इंडियन वुमेन्स की ये प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड पीसीओडी, ये बार बार जो हैमर हो रहा है, इसके बारे में हम बोलेंगे। और हर एक बात में जो है इसको व्याधि का मूल देख के ही बोलेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है और उसकी संप्राप्ति क्या है, मतलब कैसे आयुर्वेद में उसका कैसे निवारण किया जाता है, आयुर्वेद में उसके अपने सिद्धांत के हिसाब से हर एक व्याधि को हम ले सकते हैं। तो थायराइड के ऊपर भी हम अच्छे से बोल सकते हैं। बाकी जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में, इसके बारे में बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हेल्दी है आपका, तो उसके हिसाब से कोई व्याधि आपको होगी नहीं, उसके बारे में भी आप बोलेंगे कि आप हेल्दी हैं, तो हेल्दी कैसे रहें, आपकी रूटीन क्या रहे। जैसे मैंने अभी शतावरी चूर्ण के बारे में बताया कि आप हेल्दी, एक सेशन ये रखेंगे कि आपकी डेली लाइफ क्या है, आप क्वेश्चन पूछिए कि मेरी डेली लाइफ कैसे है, तो मैं इसको कैसे डेली लाइफ में भी मैं इस चीज को अच्छे से कर सकूं, और अब मेरी साइकिल ना डिस्टर्ब हो सके, इसके हिसाब से कैसे चल सकूं, इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। और पूरे आर्य विश्व परिवार और डॉक्टर सुधीर रसाल और सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।